ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज वैलिडेशन कंट्रोल्स. ये टॉपिक ना जब तक समझ नहीं आएगा जब तक कि आप डेटाबेस नहीं पढ़ लेते. पार्ट ए, चैप्टर 3 का पार्ट ए, जो हमारे पास इनपुट है, प्रोसेसिंग है, यहाँ पे जो डेटाबेस वाला पार्ट है, वो जब तक आप नहीं पढ़ लोगे तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी. मैं आपको यहाँ पर लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, वीडियो रिकॉर्डेड है. जब आप वो पार्ट कर लेंगे, एक बार दोबारा से इस पार्ट को रिपीट कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा. ठीक है, चलिए. सो वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? वैलिड एंट्री होनी चाहिए. वैलिड यानी कि ऑथेंटिक, यानी सही एंट्री होनी चाहिए. तो पता क्या बोलता है? कहता है फील्ड इंटरोगेशन. इंटरोगेशन समझते हो? इंटरोगेट करना, ठीक है, चेक करना. फील्ड इंटरोगेशन का मतलब क्या है? चेक करो कि सारी एंट्री जो फील्ड्स में हुई है वो सही से हुई है कि नहीं हुई है. चेक करो जो रिकॉर्ड्स बने हैं वो ठीक से बने कि नहीं. रिकॉर्ड्स को भी क्या करो? चेक करो. और फाइल को भी क्या करो? चेक करो. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस और द मीनिंग ऑफ फील्ड, रिकॉर्ड एंड द फाइल, आपको वो पढ़ना पड़ेगा. मैं आपको दिखाती हूं ताकि आपको एहसास हो जाए कि कहां पे आपको वो चीज पढ़नी है. via one example also I have explained this. ये देखो, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल. तो विद दिस यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो जब आप ये पार्ट कर ले तभी आपको वो पार्ट क्या आएगा? समझ आएगा. बट आपको इतनी बात तो समझ आ गई, वैलिडेशन का मतलब चेक करना. चेक क्या क्या कर रहे हैं? फील्ड को चेक कर रहे हैं. ओके, जब आप वो पार्ट कर लेंगे ना तो आपको ये याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके टिप्स पे ही हो जाएगा. तो क्या कहता है? इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल्स आर इंटेंडेड टू डिटेक्ट द एरर्स इन द ट्रांजैक्शन डेटा बिफोर द डेटा इज प्रोसेस. यानी कि फील्ड में सही डेटा जाए, रिकॉर्ड सही में सही डेटा जाए, फाइल सही डेटा का बने. यानी कि अगर कोई फील्ड है तो उसके अंदर क्या जाना चाहिए? सही डेटा जाना चाहिए. एग्जाम्पल समझते हैं. मान लो कि मेरी जो फील्ड चल रही है वो चल रही है फोन नंबर की, और मैं इसमें लिख दूं अपना रोल नंबर. तो ये क्या हो गया? फील्ड इंटरोगेशन. समझे? तो ऐसे करके तीनों पॉइंट्स हैं. वहां पे जब समझ में आ जाएगा ना तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. ये वाला एग्जाम्पल से क्लियर हो गया? कितना सिंपल था. चेकिंग समझ में आ गई. ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग कंट्रोल्स. लेट अस जस्ट रिवाइज फटाफट से. तो वी आर डूइंग एप्लीकेशन कंट्रोल्स. सबसे पहला बाउंड्री कंट्रोल, इनपुट कंट्रोल, प्रोसेसिंग कंट्रोल, डेटाबेस कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल, कम्युनिकेशन कंट्रोल. कितने कर लिए? बाउंड्री कंट्रोल्स, इनपुट कंट्रोल्स. अब किससे पहुंचे हैं? प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग करता कौन है? प्रोसेसर. प्रोसेसिंग करता कौन है? प्रोसेसर. तो कहता है मेजर कंपोनेंट्स आर सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, यानी कि सीपीयू. आपको पता है कैबिनेट में और सीपीयू में डिफरेंस. तो क्या है पहला कंपोनेंट? सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, यानी कि जो आपका सीपीयू है. सेकंड इज रियल मेमोरी एंड वर्चुअल मेमोरी. ओ, ये क्यों? अरे हाँ मैम, हमने पढ़ा तो था कि प्रोसेसिंग करते वक्त भी मेमोरी की जरूरत तो पड़ती ही है. ओ, और अगर वो मेमोरी शॉर्ट पड़ जाए तो फिर हम क्या करते हैं? बोरो भी कर लेते हैं. ओ, वर्चुअल मेमोरी. इसीलिए मेमोरी भी साथ में चाहिए. तो पहला क्या हुआ? सेंट्रल प्रोसेसर चाहिए जो क्या करेगा? भैया प्रोसेसिंग है ना, तो उसका काम क्या है? प्रोसेसिंग करने का. मेन काम तो यही है. तो प्रोसेसिंग के अंदर मेजर कंपोनेंट क्या बना? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. और आपको पता है प्रोसेसिंग करने के लिए मेरे को थोड़ा सा क्या चाहिए? स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए. तो यहां पर आ गया रियल मेमोरी एंड दी वर्चुअल मेमोरी. ओके, रियल मेमोरी. किसको रियल मेमोरी कहते हैं? हो हो हो. थर्ड ए पार्ट पूरा पढ़ के गायब. हो. बहुत बढ़िया. स्लो क्लैप्स. वाह. और यहां तो मैं तो पॉइंट 2 से पॉइंट 3 जंप करने वाली थी, वो तो मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया. चलो अलाउ करती हूँ, पीछे से देख के आंसर कर लो, क्या पता तभी भेजे में आ जा कुछ.
क्या बोलते हैं, चैप्टर पूरा पढ़ लिया और यहाँ तक पहुंचे, एक शब्द पूछा मैंने तो रियल मेमोरी। पक्का प्राइमरी है? पक्का? अब अंदाजे से तो नहीं बोल रहे? ठीक है। हाँ बट मुझे लगा तुम अंदाजे से बोल रहे बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दी ऐप। अच्छा ये क्यों भैया, प्रोसेसिंग करता कौन है? मेजर सिस्टम यानी कि विंडोज, एंड नेक्स्ट इज हमारी एप्लीकेशन। तो क्या समझ में आया कि भैया प्रोसेसिंग तो कितना आसान है। सीपीयू जो मेजर प्रोसेसिंग करता है, then the memory which is being required for the processing, and we require various apps as well as the windows for the processing. इसीलिए कंट्रोल्स भी किस पे लगाएंगे? इसी पे तो लगाएंगे। प्रोसेस सीपीयू पे क्या लगा दिया? प्रोसेसर कंट्रोल्स। मेमोरी पे क्या लगा दिया? वर्चुअल मेमोरी पे क्या लगा दिया? और जो आपने सारा काम करा उसके ऊपर डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल लगा दिया, यानी कि ठीक से सब कुछ प्रोसेस कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कितना आसान था, ऊपर कंपोनेंट्स याद किए, नीचे सब कुछ आसान हो गया। आइए प्रोसेसर कंट्रोल्स, यानी कंट्रोल्स किसके ऊपर लगा रहे हैं? सीपीयू व्हिच इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या कह रहा है? कंट्रोल्स लगाओ प्रोसेसर के ऊपर। It is used to reduce expected losses from the errors or irregularities associated with the central processor. मतलब जैसे अगर ये हमें बताता नहीं, हमें तो पता ही नहीं होता, तो आपको नहीं लगता कि जो ऊपर की चीजें हैं उसको ही घुमा फिरा के एक लैंग्वेज अब करके उसने नीचे लिखा हुआ है? क्या आप यहाँ पे नहीं लिख सकते प्रोसेसर कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट देयर इज नो लॉस ड्यू टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? भैया हम खुद नहीं लिख सकते थे? लिख सकते। पता है ये क्वेश्चन कब आया था? आई गेस 4 अटेम्प्ट्स पहले आया था। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया, एसडीएस आपको लिखना था 4 नंबर के लिए। बच्चा कह रहा है मैम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। आप मुझे बताओ, अगर बच्चे को कॉम्पोनेंट याद है तो कहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया? ये सबसे आसान क्वेश्चन बोलूंगी। आपने इनपुट करा, इतने सारे पॉइंट थे, बाउंड्री करा, इतने सारे पॉइंट थे, कंपेयर करो प्रोसेसिंग को उससे, कितना आसान लग रहा है। नेक्स्ट, रियल कंट्रोल्स क्या कहता है? seek to detect and correct error that occur in the memory cells because it is in relation to the real memory, and to protect the areas of memory assigned to a particular program from illegal access by the another program. यही तो काम होता है प्राइमरी मेमोरी का। याद आ गया? मैंने आपको टास्क मैनेजर भी खोल के दिखाया था, किसमें कितनी कंज्यूम हो रही है हमारी। याद आ गया? तो इसका मतलब रियल मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी क्या करेगा भैया? जिस एप्लीकेशन पर जितनी मेमोरी लगनी है और जब लगनी है वो तब लग रही है या नहीं लग रही है। ओके नेक्स्ट, वर्चुअल कंट्रोल। इसके भेजे में कुछ नहीं घुसेगा क्योंकि ये तो थर्ड बी पर के नहीं आई है। ओके ये सिर्फ चॉकलेट लेने के लिए आई थी। ओके नेक्स्ट इज वर्चुअल। अरे आई भी थी तो क्या हो गया, आशीर्वाद ही तो है, राइट? हक से बोलो। बच्चे लोग तो हक से बोलते हैं कि हाँ हमें तो मिली है, मैम से चॉकलेट मिली है। मैं तुम्हें बताया था एक बच्चे को मैंने चॉकलेट दी थी, उसने अप्रोक्सीमेटली 6 महीने तक प्रिजर्व करके रखी वो चॉकलेट। 6 महीने बाद मेरे को फोटो खींच के भेजता है कि मैम देखो आपकी दी हुई चॉकलेट मेरे पास आज भी है, मैं इसको खा के खत्म नहीं करना चाह रहा, ये मेरे लिए आपका आशीर्वाद है। मैं कहा बेटा एक्सपायर हो जाएगी काले, मैं तुझे एक और भिजवा देती हूँ। चलो नेक्स्ट इज वर्चुअल कंट्रोल। सो कंट्रोल मैकेनिज्म वेयर addressable space is larger than the available real space. addressable यानी कि देखो रियल स्पेस आपको पता है, हो सकता है कि जो हमारा स्पेस है वो क्या पड़ जाए हमें, रियल स्पेस हमें क्या पड़ जाए, कम पड़ जाए। तो क्या करते हैं वर्चुअल मेमोरी में? एक्स्ट्रा स्पेस ले लेते हैं ना, तो जितना चाहिए वो क्या हो गया, एड्रेस। मान लो फाइल खोलने के लिए आपको 6 GB स्पेस चाहिए, ठीक है? आपके पास ऑलरेडी कितना है, 6 GB स्पेस, आपके पास ऑलरेडी 4 GB स्पेस है, तो कितना चाहिए होगा, और 2, तो 6 GB क्या हो गया, एड्रेसेबल स्पेस, और अवेलेबल कितना हो गया, 4 GB स्पेस। अब आप बताओ, आप इसको अपनी वर्डिट में नहीं लिख सकते हो? बहुत आराम से लिख सकते हो। अगर आपको 3 का ए पार्ट आता है तो आप आराम से ऑटोमेटिकली चीजें कर सकते हो। लास्ट, डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल्स, यानी कि वो क्या कह रहा है भैया, आइडेंटिफाई द एरर्स ड्यू द प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा, दैट मींस प्रोसेसिंग के दौरान क्या कर लो, वैलिडेट कर लो सब कुछ।
मैम प्रोसेसिंग के दौरान कैसे वैलिडेट करेंगे? आप एक बात समझो, प्रोसेसिंग इज नथिंग बट the but the method with which you are changing the input to the output. Say for an example, मैं ना चटनी पीस रही हूँ, ठीक है, मैंने धनिया डाला मिक्सर के अंदर और मैंने उसे ग्राइंड कर दिया। एक मेथड पता है क्या था, उस मशीन को प्रेस करके रखा और वो कॉन्टिन्यूस वर्क कर रही है, एक मेथड ये। सेकेंड मेथड, थोड़ा थोड़ा इंटरवल पे मैं प्रेस कर रही हूँ, प्रेस किया फिर पॉज कर दिया, फिर 2-3 सेकंड के बाद फिर पॉज कर दिया, फिर 2-3 सेकंड फिर पॉज कर दिया। दोनों मेथड से चटनी का स्वाद अलग आएगा। यस मैम, तो ऐसे बोल रहा है यही चटनी बनाता है जैसे, तो बनाता है, मुझे लगा तेज चटनी बनती होगी। तो आप मुझे बताओ, मान लो मैंने आपको, मैं बताती हूँ, अगर आप प्रेस कर करके बनाते हो ना तो दैट गिव्स द इफेक्ट ऑफ चॉपिंग, और अगर आप कंटिन्यूस प्रेसिंग करते हो दैट गिव्स द इम्पैक्ट ऑफ प्योर लिक्विड। ओके, तो जैसे मान लो हम बथुआ भी पीसते हैं, हाँ ऐसा होता है। कोई बात नहीं, तभी तुम छोटे बच्चे हो, तुम्हें किचन में इतना काम थोड़ी है, हमसे पूछो। वाह बेटे, मौज कर दी। नहीं, अगर आप कंटिन्यूस प्रेसिंग करोगे ना तो दैट विल फॉर्म अ लिक्विड, एंड अगर आप इंटरवल से करोगे ना प्रेस तो वो आपकी चॉपिंग का इफेक्ट देगा, मतलब थोड़ा सा खुरदुरा सा रहेगा। नहीं पता था आप लोगों को? किस किस को नहीं पता था? इधर वाले लोगों को नहीं पता था, ठीक है। तो ओके, तो मुझे बताओ कि चटनी बनाई, द आउटपुट इज रिमेन्स द सेम बट द मेथड, द प्रोसेसिंग बिकम डिफरेंट। मान लो मेरी मम्मी मुझे कह के गई भैया मुझे तो लिक्विड वाली चाहिए, और मैंने क्या किया, उसको इंटरवल पे प्रेस किया, चटनी तो बनेगी बट उस मेथड से नहीं बनी जिस मेथड से मम्मी ने कहा था। डांट पड़ेगी नहीं पड़ेगी? धनिया खराब कर दिया नहीं कर दिया? बस, तो यहां पर डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल भी क्या कह रहा है कि जिस प्रकार से डेटा को प्रोसेस होना चाहिए था वो उसी प्रकार से प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस सिंपल डेटा प्रोसेसिंग कंट्रोल। चटनी वाला एग्जांपल याद रखेंगे, चटनी। जैसे कई लोग आपने देखा होगा आजकल चॉपर बहुत ट्रेंड में चल रहा है, वो आता है, इसके ऊपर बटन सा होता है, उसको प्रेस करते हैं। मैं तो चॉपर से मिक्सी का काम कर लेती हूँ। अगर आप उस चॉपर को ही कॉन्टिन्यूस प्रेस करके रखोगे वो मिक्सी का काम कर जाएगा, सारे काम कर लो आप उससे A to Z, आपको मिक्सी की जरूरत नहीं है। मैं शेक्स बना लेती हूँ उसके अंदर सारे, और जो भी रिक्वायर्ड है सब काम कर लेती हूँ मैं बढ़िया मस्त चॉपर के अंदर। मेरी मम्मी कहती है दहेज में एक सामान कम जाएगा, हमें मिक्सी नहीं देनी पड़ेगी। बदतमीज। इसकी चौकट वापस ले दो, लायक नहीं है ये। हाँ, क्या बोलते हैं, ठोको, ब्लेजर डालो। हाँ, ब्लेजर तो है नहीं, आई हैव दिस चुन्नी, डालो, बैग भी है। हाँ ये तो बात सही है। प्रेरणा से कांटेक्ट कर लूंगी, वंश का काम तमाम, वंश का वंश। फिर मैं पूछूंगी, नौबत आएगी कुछ आगे वंश बढ़ने की? खत्म। चलो ओके, नेक्स्ट इज डेटाबेस कंट्रोल। अब देखो कंटेंट शॉर्ट होता चला गया, ऐसा नहीं कि इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। अगेन ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, या फिर उसको आपको ओन लैंग्वेज में लिखकर काम चलाना है। ओके चलिए, सो एक बार रिवाइज करते हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ है, दोबारा से रिवाइज करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। एप्लीकेशन कंट्रोल्स, सबसे पहला कितने कर लिए? अब किस पे आ गए हम? ओके चलो, सो कंट्रोल्स यूज विद इन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगेन दोबारा बता रही हूं आपको, जो थर्ड ए का पार्ट डेटाबेस, वो करने के बाद और क्लैरिटी मिलेगी यहाँ की, ठीक है। चलिए, और छोट पहले करा रही हूँ जो आपने कर रखे हैं, क्रिप्टोग्राफिक कंट्रोल्स। डेटा है ना, तो उसको क्रिप्टोग्राफी में रखो, यानी कि इम्प्लिट फॉर्म में रखो, दैट इज द बेस्ट कंट्रोल फॉर द डेटाबेस। किसी के हाथ लग भी गया तो काम नहीं आएगा, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर। इसकी इंग्लिश बताओ। खाली ये मुहावरा याद नहीं रखना, ये साइफर टेक्स्ट बोलते हैं उसको।
क्या बोली थी? ब्लैक टेस्ट। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट सुनो, फाइल हैंडलिंग कंट्रोल्स, डेटाबेस। सुनो, समझते हो डेटाबेस? मान लो मैं एक फाइल बनाती हूँ सिस्टम के अंदर, जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट्स है, ये सब क्या है बेटा? लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिख रहे हैं? ये डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, मान लो फाइल्स दिख रहे हैं, आपके हिसाब से अभी समझ लो ये क्या है, सारी फाइल्स हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर इस मोमेंट पे मैं अगर ये मेरा ये कंटेंट है, इसको मुझे सेफ गार्ड करके रखना चाहिए कि ये फाइल सबके हाथ में ना पड़ जाए? बोलो हाँ कि ना? तो डेटाबेस के साथ भी यही होता है ना, डेटाबेस को क्या करना पड़ता है? कंट्रोल लगाना पड़ता है कि ये डेटाबेस सबके हाथ पे ना लग जाए। उसको क्या बोलते हैं? फाइल हैंडलिंग कंट्रोल्स। अब फाइल तो कहाँ पढ़ते हैं हम? वही डायग्राम को याद करो, रिकॉर्ड था, फील्ड था, फाइल था। व्हाट डू यू मीन बाय फाइल? उसके लिए आपको वहां पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको फाइल समझ में आएगा। ये वो फाइल नहीं है जो आप हाथ में लेके घूमते हैं ऑफिस के अंदर, दिस इज नॉट दैट फाइल। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स, डेटाबेस है कहां पर? अगर डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर ही है तो क्या आपको एप्लीकेशन के ऊपर भी कंट्रोल लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। क्या उसकी एक्सेस पे कंट्रोल लगाना पड़ेगा? हाँ, वहां पर भी लगाना पड़ेगा। सो आप इसमें 4 कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, दोबारा रिपीट नहीं होगा। एनी 4 यू कैन डू, जस्ट इवन फॉर द इमरजेंसी। ओके, नेक्स्ट आउटपुट कंट्रोल्स। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट, इट इज अ प्रोसेस्ड आइटम, इट इज एन इंफॉर्मेशन। तो सबके पल्ले नहीं पड़नी चाहिए। आउटपुट के रेस्पेक्ट में क्या ध्यान देते हैं? सबके हाथ में ना जाए, जिसके पास जाना चाहिए था उसी के पास जाए, जब जाना चाहिए था तब जाए, जिस मात्रा में जाना चाहिए था उस मात्रा में जाए। बोलो हाँ कि ना? मान लो मैंने तुमको बोला ये नोट्स, मैंने बोला ये आउटपुट है, तो मैंने तुमको बोला कि ये जो तो तुम है ये तुम देख लो, व्यू का एक्सेस दिया, तो क्या तुम प्रिंट का एक्सेस ले लोगे? समझ आया? तो आउटपुट के ऊपर भी एक्सेस चेक कर लेंगे। क्या आपने देखा होगा, आपको सुना होगा, जब लोग पेन ड्राइव खरीदते हैं ना, तो पेन ड्राइव के साथ कभी कभी कोई टीचर जो होते हैं ना, वो सॉफ्ट कॉपी में नोट्स देते हैं, उनको बोलते हैं ई नोट्स। जो ई नोट्स होते हैं ना, ई नोट्स ऐसे प्रकार के नोट्स होते हैं कि आपने पीडीएफ जो है ना इंक्रिप्ट कर देते हैं हम उस सॉफ्टवेयर के प्रॉपर्टीज में जाके, और ये जो ई नोट्स है ना, ये इस प्रकार से इंक्रिप्ट हो जाते हैं कि ये ई नोट्स सिर्फ बच्चा अपने फोन पे देख पाता है, अगर वो प्रिंट करने जाता है तो वो प्रिंट नहीं होते नोट्स। तो जैसे मैं हूं, अब मेरे नोट्स जो है, मैं अगर उसको सिक्योर करना चाहूं, पर बच्चा कहेगा नहीं मैम मुझे तो ऑनलाइन चाहिए, मैं तो नहीं पढ़ रहा हार्ड कॉपी से, मैं नहीं खर्च कर रहा पैसे, तो मैं क्या करूंगी? ई नोट्स का सहारा लूंगी, जहां पर कि मैं क्या करूंगी? अपना सॉफ्टवेयर यूज करूंगी, इसके ऊपर कंट्रोल्स लगाऊंगी और वहां पे ई नोट्स में कन्वर्ट कर दूंगी, और वो बच्चा क्या कर सकता है? सिर्फ व्यू कर सकता है, प्रिंट जब तक नहीं कर सकता जब तक मैं नहीं चाहूंगी, मैं अपने यहाँ से एक्सेस नहीं दूंगी। ये क्या है? आउटपुट कंट्रोल्स। बच्चे ने मेरे यहां से पेन ड्राइव लिया, मैंने एक्सेस अपने पास ही रखा, अगर मैं अपने एंड से पेन ड्राइव का को अनटिक कर दूं कि ये बच्चे के पास पेन ड्राइव आज से क्या हो जाए? डीएक्टिवेट हो जाए, काम खत्म। दैट इज व्हाट द आउटपुट कंट्रोल इज, कि मेरा आउटपुट पे मेरा आउटपुट है ना, उस पर मैं क्या क्या कंट्रोल कर सकती हूँ, दैट इज आउटपुट कंट्रोल। The controls that ensure the data is delivered to the users will be presented, formatted and delivered in a secured manner. यानी कि सिक्योरिटी के साथ में क्या रहे? डेटा सब सामने के वाले के पास जाए, एंड इवन सामने वाला भी कौन हो? ऑथराइज पर्सन हो। आउटपुट कंट्रोल्स में क्या क्या आता है, इसको काट दीजिए, इन्फ्लुएंस कंट्रोल काट दीजिए, आ जाइए सेकंड में। ये छोटे वाले जो पॉइंट्स है ना, इनको रिवाइज करते हैं। क्या क्या बोलता है ये? कहता है रिपोर्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंट्रोल्स। रिपोर्ट प्रोग्राम क्या होते हैं? रिपोर्ट समझते हो? मान लो ये क्या है? एक रिपोर्ट है, ठीक है, दिस इज अ रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। अब हाउ द रिपोर्ट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड? मान लो आप गए ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, एक आपके हाथ में ब्लड रिपोर्ट आई, अब इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा? इसका एग्जीक्यूशन होगा, मान लो आपका जो भी घटा बड़ा आया उसके ऊपर क्या करोगे? आप वर्किंग करोगे कि नहीं करोगे? मान लो एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम आया, आपका हीमोग्लोबिन आया 4, आइडल हीमोग्लोबिन होना चाहिए 11 से 14 के बीच में, आपका कितना आया? 4 आया।
अब इसके ऊपर हम क्या वर्किंग करेंगे कि भैया तुम्हारा हेमोग्लोबिन कम है, एडवाइस देंगे, मेडिसिन देंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई और ट्रीटमेंट चाहिए तो वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो रिपोर्ट समझ आया और रिपोर्ट के ऊपर एग्जीक्यूशन समझ में आया। अब उस एग्जीक्यूशन के ऊपर कंट्रोल लगा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल इस बंदे को मेडिकेशन देनी थी और आपने मेडिकेशन की जगह कोई और तरीका बता दिया कि आप ऐसे कर लो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो वो क्या गलत है ना। तो दैट इज अ कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट स्पूलिंग फाइल कंट्रोल। स्पूलिंग फाइल कंट्रोल, स्पूलिंग फाइल यानी कि फाइल जो है कभी कभी मान लो आपने देखा होगा हम जब सिस्टम में फोल्डर बनाते हैं या फाइल बनाते हैं तो वहां पर मान लो मैंने फाइल का नाम दे दिया प्रेरणा, ठीक है, मेरी प्रेरणा की फाइल थी, उसने अपना नाम दे दिया प्रेरणा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेरे सिस्टम पे प्रेरणा प्रेरणा काम करती, प्रेरणा ने अपना फोल्डर बना रखा है, फाइल बना रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल रहा है। अब क्या हुआ, अब कोई एक्स पर्सन आया, उसने कहा मैम तो प्रेरणा की फाइल छेड़ती नहीं है, उनको लगता है तो प्रेरणा का है, मैम तो मैं तो डाउट ही नहीं करती है। तो उस एक्स पर्सन ने क्या किया, उसने भी भाई नाम ही तो देना है, अंदर कंटेंट तो मैं अपना रख सकता हूं। क्या किया उसने, प्रेरणा शब्द से क्या बना दिया, फाइल या फोल्डर बना दी। मैं तो प्रेरणा को क्या करती थी, भैया तो हमारे घर की मेंबर है, अपना कंप्यूटर यूज कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इस एक्स ने क्या किया, इसको क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। मैंने आपको अभी क्या समझाया, स्पूलिंग। तो इस पे के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। मान लो कभी कभी कैसा होता है, मेरा आउटपुट सेव है, जैसे मान लो कि मेरे नोट्स सेव है और आपने नोट्स पे से फाइल पे मेरा नाम हटा के, मेरे चैप्टर का नाम हटा के अपना नाम डाल दिया, और मैं तो टेक केयर ही नहीं करूंगी ना, और मैं कभी सिस्टम के अंदर ढूंढूंगी ना, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सिस्टम भी नाम से ही क्या करता है, डिटरमाइन करता है, ढूंढते रहो। दिस इज स्पूलिंग फाइल कंट्रोल्स, यानी कि आपका जो आउटपुट है ना उसको क्या कर दिया, गुम कर दिया, किसी और आइडेंटिटी के साथ में गुम कर दिया। दैट इज स्पूलिंग फाइल कंट्रोल्स। डिफिकल्ट है बट समझ में आ रहा है। एक मतलब मैं ये बोलती हूँ, इस क्वेश्चन को लेके जो बोलती हूँ, साफ साफ बोलती हूँ, जो हमारे आउटपुट कंट्रोल्स हैं, अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो मेरे को लगता है कि आप शायद ही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आउटपुट कंट्रोल्स डिफिकल्ट समझने में भी हैं और लिखने में भी हैं, तो एटलीस्ट अगर मान लो आपके पास कोई एमसीक्यू आता है तो आप उसे क्रैक कर पाते हैं। स्पूलिंग मान लो करती हुई आपको नजर आई तो आप डिटरमाइन तो कर लेंगे हाँ ये स्पूलिंग करी गई है। एग्जाम्पल्स आपको वो दे रही हूँ जो आपके स्टडी मैट के अंदर है, तो आपको और ज्यादा सिक्योरिटी है कि भैया मैम ने स्टडी मैट सारा कवर किया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज प्रिंटिंग कंट्रोल्स। ये तो आसान है, आउटपुट का प्रिंटिंग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिपोर्ट कलेक्शन, और ये तो बहुत मूवीज में होता है, ये बहुत सीरियल में होता है। अभी एक सीरियल चल रहा है क्या बोलते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। एक उसमें वो बहू ने अपनी सास को बचाने के लिए कि उसके खिलाफ क्या षड्यंत्र हो रहा है, उसके खाने में कोई पॉइजन मिलाकर और खिला रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करना चाहती है कि क्या सच में वो पॉइजनस फूड है या नहीं है। तो वो क्या करती है, सास का बचा हुआ खाना लेबोरेटरी में भेजती है, ठीक है। अब लेबोरेटरी में टेस्ट होगा और रिपोर्ट आएगी, बट अब कलेक्शन करने के लिए कौन जाएगा, कमलिका। समझ गए, समझ गए, दैट इज अ रिपोर्ट कलेक्शन। यानी कि आउटपुट किसके हाथ में आना चाहिए ना, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंट्रोल, कि वो कलेक्शन कौन करेगा, कलेक्शन कर ली किसने। अब बताओ कमलिका क्या करेगी, बस आपने तो सीरियल देखी ही है, फिर समझ गए, दैट इज अ रिपोर्ट कलेक्शन कंट्रोल। प्रेरणा, प्रेरणा तो बता क्या बताऊं, वो तो सच को सबको प्रेरणा दे रही है। वो करेक्टर जो है, क्या बोलते हैं उसे, करेक्टर का नाम क्या था, अरे और चल दी कुड़ी की मम्मी, श्वेता भाई, शी इज एन इंस्पिरेशन। हाँ श्वेता तिवारी, शी इज एन इंस्पिरेशन भाई, माय गॉड। इंस्पिरेशन एज इन सिंगल मदर, secondly the kind of motivation with respect to everything। मतलब बिग बॉस में गई वो जीत गई, सीरियल में गई वो हिट कर दिया, अभी मॉडलिंग करती है हिट करती, मतलब डॉटर इतनी सक्सेसफुल नहीं है जितनी श्वेता तिवारी सक्सेसफुल है। आज भी कसौटी जिंदगी की भाई, मतलब यो रिंगटोन भी याद है, सोचो उसकी
कसौटी जिंदगी की। और एक और आता था, आई गेस तब मैं 10th के बोर्ड्स दे रही थी या क्या था, तो एक पिक्चर, एक गाना आया था, उसी पर बेस्ड सीरियल भी आया था। तुम पता नहीं कौन सा था, याद नहीं आ रहा। तुम मिले, अब तो दिमाग में लाना ही पड़ेगा। तो मांग लूं तेरे लिए इश्क पाक आंखों में भर लूं, सांस सांस को शामिल करो, तो इस दुनिया से हाँ तेरे लिए, हाँ तेरे लिए। ये सॉन्ग आता था बहुत सही। सांस में, ये था रोमांटिक सीरियल। ओ माय गॉड, द लेवल ऑफ रोमांस, एंड आई वॉज इन द टीनेजर कैटेगरी, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड, ओ माय गॉड व्हाट अ लवली कपल। अभी वो कपल तो क्या, वो इंसान भी एग्जिस्ट नहीं करते। जो हीरोइन थी इसकी, वो तो इंडस्ट्री में ही नहीं है भैया, गई। तेरे लिए, तेरे लिए सीरियल, ये स्टार प्लस पे आता था पहले, सारे सीरियल स्टार प्लस पे आते थे ना। चलो, कलर्स जब चालू हुआ, तो कलर्स पे तो हम ही आने वाले थे, वो तो किस्मत ऐसे हो गई। हाँ सच में, मतलब अभी भी कम से कम बालिका तो बनी जाती वंश के लिए, वंश के पर्सपेक्टिव से। अगर मान लो मुझे बालिका वधु का कैरेक्टर मिल जाता, तो वंश के हिसाब से कम वहां तो मैं कम से कम वधु बन जाती। एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछती हूँ, मेरे को दिमाग में आता, तुम मुझे बताना क्या तुम्हें आंसर पता है। जब शादी की सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले जो इवेंट शादी के टाइम पे, शादी के दिन पे होता है, दैट इज अ वरमाला। व्हाई डज बीइंग सेड वरमाला, व्हाट, व्हाई नॉट द वधुमाला? अगर मान लो लड़की लड़के को पहना रही है, एग्जाम्पल दैट इज अ वरमाला, सो व्हाई नॉट द वधुमाला? अब तुम जयमाला कर दो। वधुमाला भी बोलते कि नहीं बोलते, सॉरी वरमाला बोलते कि नहीं बोलते हैं? मेरे को क्वेश्चन, भैया वधुमाला क्यों, हम लड़कियों के साथ में ऐसा क्यों, हमें भी वधुमाला चाहिए। वो वैसे ही इतनी मुश्किल से हो रही होगी, मैं और वहां पे क्यों क्यों करूंगी, मेरे पापा ने बैट लेके आ जाना है। चलो नेक्स्ट, यूजर और क्लाइंट सर्विस रिव्यू। यूजर और क्लाइंट समझते हो, यानी कि द पर्सन हु इज यूजिंग द आउटपुट और द क्लाइंट हु इज यूजिंग द आउटपुट। सर्विस रिव्यू यानी कि जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया, ये मेरा क्या एक आउटपुट है ना, मैं आपसे क्या मांग रही हूँ, रिव्यू मांग रही हूँ, आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा, तो क्या है ये सर्विस रिव्यू। तो आउटपुट कंट्रोल्स का मतलब है कि जो आप आउटपुट दिलवाना चाहते थे, क्या हमारा यूजर उससे सेटिस्फाई है कि नहीं है, क्या हमारा क्लाइंट उससे सेटिस्फाई है या नहीं है। इस बात को समझने के लिए जो हमारा टॉपिक है ना, फ्लो चार्ट, ये बड़ा कामयाब है। तो आपने फ्लो चार्ट पढ़ा नहीं है, वरना आपको और चीजें समझ में आती कि फ्लो चार्ट में हम लोग ना अपना रिव्यू बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हम चाहते हैं कि जो हम यूजर को देखना चाहते थे, वो कंप्लीटली यूजर से सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, ये तो आसान है, यानी कि किसी को भी एरे गैरे को, नत्थु गैरे को रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यूजर आउटपुट कंट्रोल, यानी कि यूजर का भी कंट्रोल होना चाहिए। नेक्स्ट स्टोरेज कंट्रोल, जो आपका आउटपुट है उसका स्टोरेज भी कंट्रोल होना चाहिए, ऐसा रिपोर्ट्स जो होती है वो एरे गैरी जगह नहीं रखी होनी चाहिए। रिटेंशन एंड डिस्ट्रक्शन, अब जैसे मान लो आप कोई ब्लड वगैरह चेक कराते हो, तो जो लेबोरेटरी है उनके पास भी कॉपी होती है, वो कब तक आपकी रिपोर्ट्स को, आपके आउटपुट को जो है वो रिटेन करके रखेंगे, और कब वो उसको डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। That is, example with respect to the financial statements. So section 129 says the financial statements which are also the output. So if they are being made, they are the output. So for how many long years they have to be retained? For the period of 8 years as per the Companies Act. तो वही बात बोली गई, retention and destruction. नेक्स्ट इज बैच रिपोर्ट डिजाइन कंट्रोल्स, जो आपने बैच ऊपर पढ़ा ना इनपुट को लेके, वही बैच आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, आउटपुट के रेस्पेक्ट में। यू हैव टू डिजाइन द बैचेस।
नेक्स्ट इज ऑनलाइन आउटपुट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल्स। अगर आपकी रिपोर्ट ऑनलाइन जनरेट होती है तो उसने बोला कि ऑनलाइन भी क्या करो, आप कंट्रोल्स लगा दो कि रिपोर्ट किसी और को ना मिले। बस सिंपल थे, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए, आ जाइए। ओके, वी आर डूइंग एप्लीकेशन कंट्रोल्स। सबसे पहला डन, दूसरा डन, 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 आ गया। और क्या लिखा है ये, और अमेंड होने के बाद एक बार भी एग्जाम में नहीं आया। आगे मैं चुप, मैं कुछ नहीं कहने वाली। समझ गए ना? इतने दिन से क्लासेस ले रहे हो, इसका मतलब समझ गए होगे। अमेंडमेंट हुई पर अभी तक पूछी नहीं गई। ये देख रहे हो, ये सारे आपने पढ़ने हैं, ये सारे आपने पढ़ने हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इसे फ्रेश माइंड से करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। सो आई गेस इसे फ्रेश माइंड से करना चाहिए। व्हाट यू एबल से, यस और नो? ठीक है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स में कम्युनिकेशन कंट्रोल्स के अलावा बाकी सारे कंट्रोल्स हमने कर लिए। एज एन ओवरऑल की बात करूं अगर मैं, तो क्या क्या हमारा बाकी है? मैनेजरियल कंट्रोल्स प्लस ये आपका बाकी हो गए कम्युनिकेशन कंट्रोल्स, जो कि किसका पार्ट है? एप्लीकेशन कंट्रोल का पार्ट है। बाकी सब हो चुका है कि नहीं हो चुका है? इतना ही आपको पढ़ के जाना है। Hello everyone. So today we are going to start with the chapter number 3 and इसके अंदर हम शुरू करने वाले चैप्टर नंबर 3 का ये वाला पार्ट which is data resources। आपको तो पता ही है हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के, वो कितने होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं। पीपल, कंप्यूटर सिस्टम यानी कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और आपका डेटा रिसोर्सेज एंड देन द नेटवर्क। We are already done with the people, hardware, software and the network, and now it's high time that we do the data also। तो बेटा बेसिकली इसके अंदर क्या चीजें मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या हम अपने काम को जब हम कर लेते हैं, चाहे हम सिस्टम के थ्रू करें चाहे हम विदाउट सिस्टम करें, तो क्या हम चीजों को सेव करना नहीं चाहते? चीजों को सेव करना नहीं चाहते। जैसे कि मैम जैसे कि मान लो मैंने आपको अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो जो ये मेरे नोट्स हैं, ठीक है, तो क्या मैं इनको सेव नहीं करना चाहूंगी? बिल्कुल सेव करना चाहूंगी। तो क्या मैं अपनी चीजों को फॉर द फ्यूचरिस्टिक प्रिपरेशन और फ्यूचरिस्टिक यूसेज, क्या मैं अपनी चीजों को सेव करना चाहूंगी? बिल्कुल सेव करना चाहूंगी। पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, जब लोग पेपर को ज्यादा यूज करा करते थे, उस टाइम तो लोग लव लेटर्स को भी क्या करते थे? हाँ, लव लेटर्स को भी संभाल के रखा करते थे। उनकी नेक्स्ट जनरेशन तक को उनके लव लेटर्स जो है मिला करते थे, हुआ करता था। तो संभाल के रखना यानी सारे के सारे लेटर्स को क्या कर देना? एक जगह इकट्ठा कर देना। दैट वाज व्हाट? दैट वाज अ डेटाबेस। So guys, what is data? So data is the raw bits of information. And what is database? Database यानी कि कलेक्शन, ये देखो, कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपस में क्या रखती है? इंफॉर्मेशन आपस में रिलेट होती है। ठीक है मैम, ओके। एंड व्हाट इज डीबीएमएस?
होल्ड करो, होल्ड करो, पहले डेटाबेस के ऊपर मेरी एक और एग्जाम्पल जरा समझो, क्योंकि ये आपको आगे काम आने वाली है। चलिए बात करते हैं एक सीए के ऑफिस के बारे में। एक सीए है, ठीक है, वो भी क्या मेंटेन करता होगा, अपने क्लाइंट का डेटाबेस मेंटेन करता होगा, बिल्कुल मेंटेन करता होगा, क्लाइंट का डेटाबेस मेंटेन करता होगा। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, क्लाइंट का डेटाबेस कैसे मेंटेन करता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इसकी शेल्फ है, ठीक है, तो ये अपनी शेल्फ में ना इसने अपने वो बनाए हुए हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्लैब डाली हुई हैं, ड्रॉर्स बनाई हुई हैं, व्हाट्सएवर, लाइक आप जो कहना चाहो, इसने यहाँ पर ऐसे बाइफिकेशन कर रखी है, ठीक है। अब इसने कहा कि भैया यहाँ पर मेरी जो है जीएसटी की फाइल्स हैं, जिन क्लाइंट्स का मैं जीएसटी का काम करता हूँ, यहाँ पर इनकम टैक्स की फाइल है जिनका मैं इनकम टैक्स का काम करता हूँ, यहाँ पर एक्साइज की फाइल्स है, एक्साइज आप समझते हैं, एक्साइज ड्यूटी वगैरह, यहाँ पर एक्साइज की फाइल्स है, यहाँ पर इसके बाद टीडीएस की फाइल सारी यहाँ पर रखी हुई होंगी, ठीक है। जिनकी मैं अकाउंटिंग करता हूँ वो यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। जिनकी मैं ऑडिट रिपोर्ट फाइल करता हूँ मैंने यहाँ रखा हुआ है। बैंक्स के लिए जो बैंक्स का ऑडिट करता हूँ ना, बैंक्स वाली कैटेगरी मैंने ये बना के रखी हुई है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाता हूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब भी बनाता हूं तो मैं यहाँ पर रखता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। और ये मैंने बना दिया अदर्स का सेक्शन, ठीक है भैया, ओके। ये क्या है, उसकी शेल्फ है। और भी बहुत सारे शेल्फ के क्या हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं, बहुत सारे सेल्स हो सकते हैं। अब बेटा इसके अंदर सारी जीएसटी की फाइल एक तरफ रख दी, यहाँ पर इनकम टैक्स की सारी फाइल रख दी, यहाँ पर एक्साइज की फाइल रख दी, बात समझ आ रही है। तो यहां पर बेटा उसने क्या किया, यहां पर भी उसने बेटा क्या किया, डेटाबेस बनाया, यानी कि इट इज अ कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन, सारी चीजों को साथ में ले आया, जीएसटी का काम साथ में ले आया, आईटी का काम साथ में ले आया, आईटी यानी इनकम टैक्स, एक्साइज का काम साथ में ले आया, टीडीएस का काम साथ में ले आया। बेसिकली देखो इसने एक शेल्फ बनाई और सारा सामान क्या किया, इसके अंदर रखा। एज ऑफ नाउ क्या हम इसको डेटाबेस बोल सकते हैं, बिल्कुल, दैट इज ऑल्सो दी कलेक्शन। एंड आई मस्ट say this is not just the collection but the organized collection, isn't it? कितना organized है ना, देखो, it is not just the collection but the organized collection। हाँ मैम, चलो अब ज्यादा बात समझ में आई। तो देखो क्या लिखा है इसने, डेटाबेस यानी कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब देखो रिलेशन क्या हुआ, सीए के ऑफिस का डेटाबेस बन गया ना, तो कैसी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, रिलेटेड टू अ सीए प्रोफेशन, ठीक है मैम, बात समझ में आ गई। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब सीए तो इतनी सारी फाइलें मेंटेन करके, इतना सारा डेटाबेस मेंटेन करके पागल ही हो जाएगा, कहेगा ओ गॉड प्लीज सेव मी, कैसे करूं मैनेज। अगर छोटी मोटी फर्म है, कुछ 40-50 अगर क्लाइंट्स हैं तो बात जमती है, बट अगर क्लाइंट्स जो हैं थाउजेंड्स में है, तो बताओ आपको नहीं लगता कि जो सीए फर्म है ये तो पागल ही हो जाएगी, बिल्कुल पागल हो जाएगी। तो इसके पागल ना होने के लिए हमने क्या लाया बेटा, हमने कहा टेंशन मत लो, हर चीज का जुगाड़ दिया है आईटी ने। और आईटी ने क्या बोला, मैं आपके लिए लेके आया हूं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, एक सॉफ्टवेयर जो क्या करेगा, आपके डेटाबेस को मैनेज करने का काम करेगा। देखो क्या शब्द है बेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैंने आपको समझा दिया, इसको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लाया जो क्या करेगा, डेटा को मैनेज करेगा। मैम मैनेज का मतलब, मैनेजमेंट में क्या क्या आता होगा, देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो हमने कहा, क्या कहा कि भाई हमारे पास एक काम और आ गया। कौन सा काम आ गया हमारे पास, हमारे पास तो ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, बट एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर हमारे पास स्कूल्स के ऑडिट का काम भी आ गया। तो मैंने क्या किया,
यस, मैंने एक कॉलम अपने मैनेजमेंट के, अपने डेटाबेस के अंदर क्या कर लिया, ऐड कर लिया। यानी कि मैंने अपने कॉलम, अपने लाइब्रेरी के अंदर, अपने डेटाबेस के अंदर, अपने फाइलिंग डिपार्टमेंट के अंदर क्या किया, एक नई फाइल ऐड कर दी कि नहीं कर दी? हाँ, मैं फाइल तो ऐड कर दी। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है? फाइल्स को ऐड कर देना। ठीक है, अगर मान लो मुझे किसी को माइनस करना है, मेरे को लगता है कि यार नहीं बस बहुत हो गया, अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है मैं संभालूंगी नहीं, अब इसको मैं नहीं संभालूंगी, तो क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, माइनस कर देना। और या फिर मुझे लगता है कि यार एक काम करते हैं, क्लाइंट की छटनी करते हैं, जो क्लाइंट मेरे 7 इयर्स से पुराने हैं, मैं उनको क्या करता हूं, उनको यहां से निकाल देता हूं। तो मैं कुछ चीजों को क्या कर सकती हूँ, चेंज भी कर सकती हूँ, राइट। तो मैं उसको माइनस भी कर सकती हूँ अपने डेटाबेस के अंदर से, मेरी मर्जी। और मैंने कहा कि काम करते हैं, जरा फलाना क्लाइंट की जरा टीडीएस की रिपोर्ट लेके आना। जरा एक काम करो, इनकी रिपोर्ट जो है बेटा, इनकी रिपोर्ट ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इनकी टीडीएस की रिपोर्ट ना हमने लास्ट डेट आ रही थी, तो हमने कहा कि इनको पेनाल्टी ना पड़ जाए, हमने क्या किया, नील का रिपोर्ट फाइल कर दिया। यू अंडरस्टैंड, नील का रिपोर्ट, ओके। सो नील का रिपोर्ट फाइल कर दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने उस रिपोर्ट को रेक्टिफाई कर दिया, एंड उसके बाद हमने रिपोर्ट को रेक्टिफाई किया, एंड फिर हमने उसको रिपोर्ट को सेंड कर दिया टू द डिपार्टमेंट। मैम सच में ऐसा होता है? हाँ बेटा ऐसा होता है। तो आप मुझे बताओ ये क्या किया हमने, ये तो हमने फाइल में घुस के मॉडिफिकेशन कर दी। यानी कि पहले हमने क्या भेजा, पहले हमने भेजा टीडीएस की रिटर्न, फिर हमने क्या भेजी, टीडीएस की रिवाइज्ड रिटर्न। तो क्या हम विद इन फाइल भी क्या कर सकते हैं, विद इन फाइल भी प्लस माइनस मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मैम, मैनेजमेंट का मतलब और क्या क्या होता है? मैंने कहा बेटा मैनेजमेंट का मतलब ये भी तो होता है कि अगर मान लो हमारे दरवाजे पर कोई क्लाइंट खड़ा है, ठीक है, और मान लो ये जो है हमारा जीएसटी का क्लाइंट है, तो फटाफट से जीएसटी की फाइल निकल जाए, हमारे सामने आ जाए, और इस फाइल का इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। रिट्राइवल आपको याद है, मैंने आपको समझाया था रिट्राइवल का मतलब क्या होता है। माइक्रोवेव में सामान रखा, अब रखोगे तो रिट्राइव भी तो कर सकते हो, सामान को निकाल भी तो सकते हो। सो रिट्राइवल के लिए भी काम आता है ये सिस्टम। अगर आपने ऑर्गेनाइज तरीके से करा होगा तो आपको फाइल फटाफट मिल जाएगी। अगर आपने इसको कलेक्टिवली नहीं रखा, कोई फाइल कहीं पड़ी है, कोई फाइल कहीं पड़ी है, कोई फाइल कहीं पड़ी है, तो आ जाएगा ना प्रॉब्लम, राइट। तो बेटा इस पूरे के लिए क्या यूज किया आपने, एक सॉफ्टवेयर यूज किया। तो यानी कि दैट इज अ सॉफ्टवेयर विच वी कॉल्ड एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि डीबीएमएस क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है बेटा, एक सॉफ्टवेयर है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे मान लो मुझे कोई काम करना है, मुझे जैसे मान लो पीडीएफ रीड करनी है, तो क्या पीडीएफ रीड करने के एक ही सॉफ्टवेयर आता है? नहीं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। सिमिलरली डीबीएमएस यानी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए क्या एकमात्र सॉफ्टवेयर आता है? नहीं बेटा, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि माई सीक्वल, ओरेकल, DB2, ये सारे के सारे आपके कमर्शियल लेवल पे क्या है बेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिकली। और अगर मैं बोलूं कि नॉन कमर्शियल बेसिस पे वैसे मैं आपको बता दूं तो जो आपका MS एक्सेस है बेटा, वो भी क्या बन जाता है, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो विद दीज सॉफ्टवेयर्स यू कैन एक्चुअली मैनेज द होल डेटाबेस, hence it is named as database management system। and system में बेटा यहां पर आपको क्या मिलता है, सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है जो क्या करता है, आपके डेटाबेस को मैनेज करता है। क्या आपको मैनेज वर्ड भी अच्छे से समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो अब उसने कहा कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसने बोले तो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, दूसरा हमारे को हायरार्की पढ़नी है, तीसरा डेटाबेस पढ़ना है, चौथा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं, आने को दोबारा भी आ सकते हैं। बट अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन बनता है, बट स्टिल आने को कुछ भी आ सकता है। चलिए फटाफट से कॉन्सेप्ट को रीड करते हैं। क्या कहता है, डीबीएमएस इज जस्ट कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग ना, इट इज जस्ट कंप्यूटराइज्ड, क्योंकि सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो वी आर डूइंग द कंप्यूटराइज्ड बुक रिकॉर्ड कीपिंग। क्या बना रहे हैं हम, रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पूरा मिला के क्या बन गया, सीए के ऑफिस का रिकॉर्ड बन गया।
क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब वो क्या कहता है, इट हेल्प्स अस, यानी कि जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपने ऑफिस में लगाते हैं तो वो किस किस चीज में हमारी मदद करता है। इट हेल्प्स अस टू डू द फॉलोइंग ऑपरेशंस। कौन कौन सी चीजों को हेल्प करता है करने में? हम क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल्स को ऐड कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, जैसे कि हमने स्कूल्स के ऑडिट की फाइल क्या कर दी थी, ऐड कर दी थी। हम फाइल डिलीट भी कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, जैसे हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। हम और क्या कर सकते हैं, इंसर्टिंग डेटा इन द एग्जिस्टिंग फाइल्स, जैसे कि मान लो अब कोई जीएसटी का बंदा आया, एक और बंदा आ गया, मुझे भी जीएसटी कराना है, मुझे भी जीएसटी कराना है, तो इसकी फाइल भी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इंसर्टिंग डेटा इन द एग्जिस्टिंग फाइल्स। हमने एक और इंसर्ट कर दिया एग्जिस्टिंग फाइल्स के अंदर। मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको टीडीएस वाला एग्जांपल दिया। डिलीट भी कर सकते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया, 7 years वाला एग्जांपल दिया। और रिट्राइवल भी कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसे मैंने आपको माइक्रोवेव का एग्जांपल दिया। तो कितना सिंपल था ना, है ना? चलिए मैम बात ऐसी है, कंफ्यूज हो रहा हूं, कहीं पर फाइल्स है कहीं पर डेटाबेस है। कोई बात नहीं, इस कंफ्यूजन को बेटा हम आपको जल्द ही क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको देखो तो नेक्स्ट पेज इसी कंफ्यूजन के लिए होगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए टेंशन मत लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया बेटा कि बताओ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या करता है। वो कहता है कि मैं तो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग करता हूं। आपने सुना है SRK, शाहरुख खान, इवन आप इसको SRK भी बोल सकते हो, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि हम ऑर्गेनाइज तरीके से काम करके चलते हैं ना। ठीक है, चलो फिर आगे क्या बोला इसने, इट इज अ सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो क्या करने में हेल्प करता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पे, ऑर्गेनाइज कर दिया। जैसे शेल्फ ने मेरे को ऑर्गेनाइज करने के लिए सहूलियत दी, सिमिलरली वो सॉफ्टवेयर भी सहूलियत देता है। ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, कंट्रोल भी तो रख सकते हैं कि भैया बैंक वाला डेटा जो है बैंक में ही जाएगा, ऑडिट रिपोर्ट वाला ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही जाएगा। यस मैम, कर सकते हैं। एंड यूजिंग डेटा नीडेड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, आपने अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर डेटा रख दिया और अब आप क्या कर सकते हो, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। एंड जो एग्जांपल्स मैंने आपको अभी दिए थे दैट इज रिटर्न। एक बात बताती हूँ आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है माई सीक्वल, माई सीक्वल बेटा। तो माई सीक्वल के आगे सीक्वल के आगे माई क्यों लगा है पता है आपको? एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? एसक्यूएल तो आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, जिन बच्चों के पास आईपी होती है उन्होंने पढ़ा होगा। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट? हाँ मैम ये तो सही है। व्हाट अबाउट माई, व्हाट अबाउट माई, माई वर्ड क्यों ऐड कर रखा है एसक्यूएल के आगे? अब देखो बेटा, जैसे कि सोनालिका ट्रैक्टर, तो वर्ड आगे क्या यूज किया, सोनालिका किया ना। सिमिलरली बेटा एसक्यूएल जिसने डेवलप किया था ना, उसकी डॉटर का नाम था माई, तो उसने अपने डॉटर के नाम पे ये जो हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है ये लॉन्च किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, माई सीक्वल। एंड माई किसका नाम है, जिसने एसक्यूएल दिया उसकी डॉटर का नाम है। ठीक है बेटा, चलिए आई गेस कि आपको ये समझ में आ गया होगा, यस और नो? ठीक है, तो अब बेटा देखो जैसे कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ये हायरार्की है, उसके बाद ये मॉडल्स हैं, और फिर जाके बेटा हमारे को और क्या पढ़ना है, हमारे को पढ़ना है एडवांटेजेस पढ़ने हैं और डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं। उसके बाद हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ बिफोर गोइंग डायरेक्टली टू द एस्पेक्ट द टॉपिक, मैं चाहती हूँ कि आप एक एग्जाम्पल को समझे। ठीक है, तो अब ये जो एग्जाम्पल है बेटा, ये आपको मैं बता दूं आगे जितना भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हो ना, सब में काम आने वाला है। तो आई बेटर सजेस्ट यू कि आप क्या करो, आप जो है ये एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। ओके, देखो ये क्या है, टेबल है। ठीक है, ओके चलो, हाँ मैम ये एक टेबल है। इस टेबल के अंदर क्या है बेटा, आप देख सकते हो मैंने क्या किया, इस टेबल के अंदर कुछ मैंने रिकॉर्ड्स वगैरह रखने की कोशिश करी है। बेटा मैं ये कहती हूँ कि ये ना मेरा स्टूडेंट रिकॉर्ड है,
स्टूडेंट रिकॉर्ड मैंने इकट्ठे कराया, मैं नो एक कोचिंग क्लासेस का है ये, और वहां पर मैंने रिकॉर्ड किया कि अमित का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो कौन सी क्लास में पढ़ता है हमारे यहाँ पर। सूरज है हमारा सेकंड बच्चा, सेकंड एडमिशन, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो कौन सी क्लासेस लेता है हमारे यहाँ से, तो मैंने रिकॉर्ड क्रिएट किया। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर अब आप एक एक करके बातों को समझना। मैं चाहती हूं कि आपका पूरा पूरा टेंशन यहीं पर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो बेटा, सबसे पहले अगर आप ये टेबल मैं आपको बोलूं जरा आप एक्सेल में बना के दिखाना, तो सबसे पहले आप क्या टाइप करेंगे? आप एक अक्षर टाइप करेंगे ना, आप एक अक्षर टाइप करेंगे, है ना। हो सकता है वो अक्षर 1 हो सकता है वो अक्षर अमित हो, ए हो, कुछ भी हो। जब आप वो एक अक्षर टाइप करते हो उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं करेक्टर। और ये क्या है बेटा? आपका एक करेक्टर। दिस इज 1 करेक्टर। और कंप्यूटर की भाषा में एक करेक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा? 1 बाइट। 1 बाइट, राइट? बोलो हाँ कि ना। एंड 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। हाँ मैम, बात तो सही है। यानी कि बेटा जब आप एक करेक्टर लिखते हो, चाहे आप ए लिखो, चाहे आप 9 लिखो, यानी कि कोई नंबर लिखो, इवन या आप रोमन में लिखो, आप कुछ भी लिखो, बट जब भी आप कुछ एक लिखते हो, इवन आप एक फुल स्टॉप भी क्यों ना लिखो, ये फुल स्टॉप भी, ये जो डॉट है ये भी क्यों ना लिखो, अगर आप इस डॉट को भी बेटा, इस डॉट को बेटा लिखते हो, तो ये कंप्यूटर के लिए क्या है बेटा? एक करेक्टर है। 1 करेक्टर इज इक्वल टू 1 बाइट, and 1 byte in our computers is 8 bits. तो आप मुझे बताओ, what is a character? Character is the collection of bytes, and what is collection of bits. बात समझ में आई? हाँ मैम। What is a byte? Byte is a collection of bits. In 1 byte there are 8 bits. ठीक है मैम, बात समझ में आ गई। मैं इसको यहां से रब कर रही हूँ। ठीक है, चलिए, आई गेस कि आपको इतना समझ में आ गई होगी बात है। आ जाइए, आगे आ जाइए। अब बेटा मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि अब मैं जब एक कैरेक्टर लिखूंगी, फिर एक और कैरेक्टर लिखूंगी, फिर एक और कैरेक्टर लिखूंगी, और जैसे ही मैंने कैरेक्टर लिखा तो ये क्या बन गया मेरा बेटा? एक डेटा बन गया। क्या बन गया? एक डेटा बन गया, है ना। इसको क्या बोलेंगे बेटा? डेटा। क्या बोलेंगे बेटा? data. And how you can define data? Data is the collection of characters, right? Characters क्या है? Characters is the collection of bits. Am I clear to you? Yes ma'am. ठीक है, तो ये क्या बन गया बेटा? आपका एक डेटा बन गया। तो हमारे पास कितने सारे डेटा है? एक ये डेटा है फोन नंबर का, ये भी एक नाम का डेटा है, ये सब क्या है बेटा? डेटा है। सब क्या है बेटा? डेटा है। ठीक है मैम, बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूं बेटा? अगर बेटा मैं बात करूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं एक टाइप की डेटा की बात करूं, तो बेटा जब मैं एक टाइप की डेटा की बात करती हूँ तो मैं किसकी बात करती हूँ? इसकी बात करती हूँ। यहां पर इस कॉलम के अंदर क्या है? सिर्फ नाम नाम नाम, यानी कि डेटा इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट, ना डेटा इन रिलेशन टू कॉन्टैक्ट नंबर्स, डेटा इन रिलेशन टू द पर्टिकुलर क्लास। मेरे को ये वाला फील्ड क्या बता रहा है? मैं से फील्ड क्यों बोल रही हूं? बिकॉज ये मुझे एक चीज बता रहा है, लोगों के, ये मुझे क्या बता रहा है? कॉन्टैक्ट नंबर्स। और ये मुझे क्या बता रहा है? क्लास की, वो कौन सी क्लास में है। तो ये बेसिकली किसका कॉलम हो गया? यानी कि इस वाले टेबल के अंदर कॉलम क्या शो करता है? एक फील्ड शो करता है, जैसे कि नेम की फील्ड, एग्जाम्पल नेम की फील्ड, एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट नंबर की फील्ड। और मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मुझे कल को कोई और चीज भी ऐड करनी है, कोई और फील्ड भी ऐड करना है, मान लो मैंने कहा भैया स्कूटी से आते हैं तो अपना व्हीकल नंबर भी दो मेरे को, तो भैया मैंने व्हीकल नंबर भी लिख लिया। एक और फील्ड में क्या कर सकती हूँ? ऐड कर सकती हूँ। तो बेटा बताओ मुझे फील्ड क्या होता है? तो देखो बेटा, फील्ड क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, ये एक डेटा, ये दूसरा डेटा, ये तीसरा डेटा, चौथा डेटा। तो जब हम रिलेटेड डेटा को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं, तो क्या बनता है बेटा?
फील्ड बनता है, यानी कि फील्ड इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। बात समझ में आई? हाँ मैम बात समझ में आई। मैंने गुचड़ पुचड़ सारा डिलीट कर दो, मैंने कहा ठीक है बेटा लो गुचड़ पुचड़ सारा डिलीट क्यों मैंने कर दिया। अब देखो यहां तक की बात मैं आपको समरी फॉर्म में दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। इस टेबल के अंदर ये क्या है बेटा, एक अक्षर है। अब वो अक्षर अल्फाबेट हो सकता है, दैट अक्षर कैन बी एन अल्फाबेट, दैट अक्षर कैन बी अ न्यूमेरिक फिगर, दैट कैन बी अ रोमन फिगर, दैट कैन बी अ सिंबल जैसे कि डॉट, क्वेश्चन मार्क, दैट करेक्टर कैन बी एनीथिंग। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, करेक्टर। और क्या बोल सकते हैं बेटा इसको बोल सकते हैं वन बाइट, यानी कि ये क्या है, एक बाइट है, वन बाइट ऑफ डेटा है। अब इसको कलेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है, डेटा बन जाता है। तो जब मैं बाइट को क्या करती हूँ, एग्रीगेट करती हूँ, तो क्या बन जाता है बेटा, डेटा बन जाता है। क्या बन जाता है, डेटा बन जाता है। और फिर मैं एक साथ रिलेटेड डेटा को रखती हूँ तो वो क्या बन जाता है बेटा, फील्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, फील्ड बन जाता है। ये क्या है, एक फील्ड है, ये क्या है, दूसरी फील्ड है, ये क्या है, तीसरी फील्ड है। बात समझ आई? हाँ मैम बात समझ में आ गई। अब देखो बेटा मैं आपसे क्या कहने जा रही हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब अगर मैं इसकी बात करूं, हॉरिजॉन्टल की बात करूं, तो मैंने यहां पर क्या किया, अगर मैं मेरी सारी की सारी बेसिकली जितनी मेरी फील्ड्स हैं, अगर मैं उसको क्या करूं, अगर मैं उसको एग्रीगेट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा बेटा, रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने क्या किया, यहाँ के सारे फील्ड को, मतलब इस फील्ड में नेम के कॉलम में जो लिखा था, कॉन्टैक्ट नंबर के कॉलम में जो लिखा था, क्लास के कॉलम में जो लिखा था, मैंने क्या किया, उनको एक साथ ले आई, हॉरिजॉन्टली क्या लिया, एक साथ लिया, एग्रीगेट कर लिया। तो ये क्या बन गया, वन रिकॉर्ड बन गया। क्या बन गया, दिस इज अ वन रिकॉर्ड। पूरा अमित का रिकॉर्ड बन गया ना, अमित का फोन नंबर क्या है, अमित की क्लास कौन सी है, अमित का व्हीकल नंबर कौन सा है, ये क्या बन गया बेटा, वन रिकॉर्ड। क्या बन गया बेटा, वन रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ द फील्ड्स। बात समझ आई, रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड। ये क्या बन गया, सेकेंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड। इसकी जगह रोल नंबर भी हो सकता था। तो बताओ मुझे ध्यान से सुनना मेरी बात, करेक्टर किससे बना, बिट से। कितना, 8 बिट से। 8 बिट से वन करेक्टर बना, यानी कि वन बाइट बना। फिर उससे क्या बना, डेटा बना। फिर उससे क्या बना बेटा, डेटा से क्या बना, जल्दी बताओ, वेरी गुड, फील्ड बनी। फिर उसके बाद फील्ड को हमने क्या किया, कलेक्टिव किया, फिर क्या बन गया, रिकॉर्ड बन गया। अब अगर मैं सारे रिकॉर्ड को क्या कर दूं, इकट्ठा कर दूं, तो क्या बन जाएगी, पूरी टेबल, है ना। क्या बन जाएगी बेटा, पूरी टेबल। और इस टेबल को हम क्या कहते हैं, फाइल। क्या कहते हैं इस पूरी टेबल को, अगर मैं सारे रिकॉर्ड्स को क्या कर दूं, इकट्ठा कर दूं, तो वो क्या बन जाएगी बेटा, वन फाइल। क्या बन जाएगी, वन फाइल बन जाएगी। बात समझ आई, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो इजी भाषा में हॉरिजॉन्टली देख लो, वो क्या है बेटा, एक रिकॉर्ड है। वर्टिकली जो है वो क्या बताता है, वो फील्ड बताता है, कि जैसे ये जो है ये पूरा क्लास के ऊपर है, ये जो है ये पूरा नेम के ऊपर है। तो जो वर्टिकल होता है वो बेटा आपके फील्ड्स होते हैं, वो आपके फील्ड बताता है कि किस कॉलम में क्या चीज लिखी है। और जब हम सारे फील्ड्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, धीरे करके रिकॉर्ड्स बन जाते हैं। और जब मैं मेरे रिकॉर्ड को भी क्या करती हूँ, रिकॉर्ड को भी एग्रीगेट करती हूँ, तो वो क्या बन जाता है बेटा, फाइल बन जाता है। अब एक बात मुझे बताओ कि क्या खाली स्टूडेंट की फाइल ही मुझे बनानी है, हो सकता है कि मैं अपने टीचर्स की फाइल भी बनाऊं, अपने यहाँ पर फैकल्टीज की फाइल भी बनाऊं। फाइल, उन टीचर्स का सीरियल नंबर, टीचर्स का नाम, टीचर्स का कॉन्टैक्ट नंबर, और कौन सी क्लास को वो पढ़ाते हैं। बना सकते हो कि नहीं बना सकती हो, बात समझ में आई। तो यहाँ पर इट कैन बी द कलेक्शन ऑफ फाइल्स ऑल्सो। जब हम फाइल्स को कलेक्ट करते हैं बेटा, अब बनता है बेटा क्या, डेटा बेस। क्या बनता है बेटा, डेटा बेस। आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट कि बेटा क्या बोलते हैं, मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, फिर भी न मिला सजना।
अच्छा चलो कोई बात नहीं, गाना छोड़ो, मुझे ये बताओ कि समझ में आया, 8 बिट से 1 करेक्टर बन गया, फिर हमने करेक्टर को क्या किया, एग्रीगेट किया तो डेटा बन गया, फिर डेटा को एग्रीगेट किया तो फील्ड बन गई, फील्ड को एग्रीगेट किया तो रिकॉर्ड बन गया, रिकॉर्ड को एग्रीगेट किया तो फाइल बन गई, और फाइल को एग्रीगेट किया तो डेटाबेस बन गया। आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा, राइट? क्लियर? तो आई गेस कि आपको चीजें क्लियर हो गई, डन, ओके। तो बेटा जी अब चलते हैं आगे। ये टॉपिक में जो टेबल था ना, ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आज के टाइम पे मैं सच्ची बताऊं तो डेटा सच में ऐसे ही सेव होता है। ओके ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। और ये देखिए, ये आपका आता है नेक्स्ट सवाल, विच इज हायरार्की ऑफ द डेटाबेस। जो मैंने आपको भी पढ़ाया ना, वही यहाँ पर हायरार्की बनी हुई है। इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, इससे ये बनता है। जस्ट द फैक्ट दैट कि हमने कैरेक्टर्स से डेटा बनाया था, फिर डेटा से फील्ड बनाई थी, तो वो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में बता दिया था, ठीक है। और इंस्टीट्यूट ने उसको क्या बोला कि भैया सीधा फील्ड ही बनती है। ओके, so I guess कि that would not be a matter of concern. Okay, चलिए, so this is the database management system का example. तो we are done with the concept and we are also done with the hierarchy of the database. अब चलिए आगे चलते हैं। ये लाइब्रेरी यानी कि आपके सीए की जो फाइलिंग सिस्टम है ना, फिर से आपके सामने आ गई है। और क्योंकि आपके सामने फिर से आ गई है तो चलिए इसके बारे में एक बात कर लेते हैं। देखो, हर एक सीए का अपना तरीका होता है कि उसको फाइल मैनेजमेंट कैसे करना है। सिमिलरली डेटाबेस किसी को अगर बनाना है तो उसके भी क्या है, बहुत सारे तरीके हैं, और उन्हीं तरीकों को हमने क्या बोला, डेटाबेस मॉडल्स। कितने तरीके हैं बेटा, बहुत सारे तरीके हैं। कितने तरीके हैं बेटा, सो मैनी, बहुत सारे। बट इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, भैया जो प्रोमिनेंटली यूज होते हैं ना, उनके बारे में बताओ। प्रोमिनेंट यानी कि बेसिकली पॉपुलर के बारे में बताओ, पॉपुलर के बारे में बताओ। यानी कहने को तो बहुत सारे क्या है, मॉडल्स हैं, यानी कि बहुत सारी तरह आप डेटाबेस को क्या कर सकते हो, सेव करके चल सकते हो। बट मैंने यानी इंस्टीट्यूट ने आपको कौन से मॉडल्स दिए जो कि क्या है बेटा, प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट का मतलब क्या है, पॉपुलर। तो मेरा क्वेश्चन दोबारा से सुनिएगा, क्या सिर्फ यही तरीके हैं डेटाबेस को बनाने का? नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, यस। बट हमें ये 4 ही क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि ये क्या है, इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग ये मोस्ट पॉपुलर है। यही सेम चीज हमने सीबीएस में पढ़ी थी, याद है? सीबीएस के सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे हैं, सो मेनी। बट हमने क्या किया था, हमने क्या पढ़ा था, प्रोमिनेंटली अवेलेबल बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स। याद है आपको, प्रोमिनेंटली अवेलेबल बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स, याद है? सिमिलरली यहां पर आपका आता है, बेटा द पॉइंट विच इज डेटाबेस के रेस्पेक्ट में भी प्रोमिनेंटली कौन कौन से तरीकों से डेटा को सेव किया जाता है। ओके, ये क्या है बेटा, तरीके हैं। ये क्या है बेटा, तरीके हैं। ओके, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। जो ये पहले 2 तरीके हैं ना, ये तरीके हैं बेटा ओल्ड तरीके, यानी कुछ ओल्ड, जैसे मान लो भैया कुछ गाने ऐसे होते हैं तो भले ही ओल्ड होते हैं बट फिर भी पॉपुलर होते हैं। जैसे कि मैं गाती हूँ, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। पॉपुलर रहा ना गाना, भले कितना है ओल्ड, राइट? और ये क्या है बेटा, ये दोनों क्या है बेटा, आपके न्यू, या फिर क्या बोल सकते हैं बेटा, एग्जिस्टिंग। ओके, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमारे को क्या करना है, अपना डेटाबेस बना के रखना है। हमारे पास 4 मॉडल्स हैं और जिसमें से 2 क्या है, ओल्ड हैं, और 2 क्या है, न्यू है, जो कि अपन अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता देती हूँ
एग्जाम में ना जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना 99 और आई कैन से 95% क्वेश्चन ना इसी में से आता है, इसी में से आता है। हाँ जी। और बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ये दो करके चले जाएंगे तो 95% प्रोबेबिलिटी क्या है कि यही एग्जाम में आने वाले हैं, राइट। तो बेटा आप जो है काफी सेफ पोजीशन पर रहेंगे। और बेटा 5% चांसेस है कि ये ओल्ड वाले मॉडल्स आपके पास आए। इंस्टीट्यूट भी कहता है भैया ओल्ड है, ठीक है, बस सुनने में अच्छा लगता है, बस पढ़ने में अच्छा लगता है, बस बच्चे को पता होना चाहिए लता मंगेशकर जी के बारे में, ठीक है, बट सुनेंगे तो हम किसको, बादशाह को ही, राइट। सो दैट वे दे टॉकिंग अबाउट। आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट। चलिए, so we have to do our first model, which is hierarchical database model. hierarchical database model देखिए अपनी बुक्स में निकालिए। yes, तो ये देखिए, here we have to study hierarchical यानी कि there would be a hierarchy का मतलब क्या है, there would be the order, एक ऑर्डर होगा। चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक बात मैं आपको बताती हूँ कि इस धरती पे आपने जन्म लिया ना, हाँ मैम जन्म लिया, तभी तो आपसे पढ़ रहे हैं, अब जन्म लिया, पर आपके जन्म की भी क्या है बेटा, हायरार्की है ना। जैसे मैम क्या हायरार्की है, जैसे बेटा आपके क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स, हाँ मैम ग्रैंड पेरेंट्स तो हैं, फिर ग्रैंड पेरेंट्स बेटा, ग्रैंड पेरेंट्स से आपको क्या मिले बेटा, फादर, और यू कैन से द पेरेंट्स, मम्मी आ गई बेटा। एंड उसके बाद बेटा आप हुए, यानी कि सन और दी डॉटर। क्या है बेटा, ये एक हायरार्की है कि नहीं है, हाँ मैं बिल्कुल हायरार्की है। तो बेटा आप मुझे ये बताओ, क्या अगर मान लो मुझे ना कुछ रिकॉर्ड रखना है, तो मैं क्या बिल्कुल पुश्तैनी रिकॉर्ड रख सकती हूँ, जैसे जमीन नहीं होती है, पुश्तैनी जमीन जिसको कहते हैं, पहले वो दादाजी के नाम थी, फिर वो पिताजी के नाम हुई, फिर वो घर में बेटों के नाम हुई, होता है कि नहीं होता है। यानी कि देर इज अ ऑर्डर विच इज बीइंग फॉलोड, देर इज अ हायरार्की विच इज बीइंग फॉलोड। ठीक है मैम, जैसे ये हायरार्की होती है वैसे ही हायरार्की, हाँ मैंने कहा बेटा वैसे ही हायरार्की, वैसा ही एक ऑर्डर हम क्या कर रहे हैं, बना के चल रहे हैं, और अपने रिकॉर्ड्स को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। पहले जो प्रॉपर्टी दादाजी के नाम पर थी सॉरी, और फिर प्रॉपर्टी किसके नाम हुई बेटा, पिताजी के नाम हुई, और फिर क्या हुआ बेटा, वो प्रॉपर्टी किसके नाम हो गई, वो प्रॉपर्टी बेटे के नाम हो गई। समझ रहे हो। सो ये क्या होती है बेटा, एक हायरार्की होती है, हायरार्की यानी कि ऑर्डर। ओके बेटा, चलिए, यानी कि जब भी हमारे को रिकॉर्ड्स की रिकॉर्डिंग करनी होती है, जब भी हमारे को रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो हम उसको हायरार्किकल मॉडल में लेकर आते हैं और क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि मान लो मुझे क्या रिकॉर्ड करना है कि मेरी एक बिल्डिंग है, क्या है बेटा, मेरी एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में बेटा 2 कमरे हैं, ठीक है, मान लो ये 2 कमरे हैं। ओके बेटा, रूम 1 एंड रूम 2। तो इस बात को मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगी, बिल्डिंग 1, इसके 2 बच्चे, रूम 1 एंड रूम 2। अब रूम 1 में क्या रखा है बेटा, रूम 1 में कोई इक्विपमेंट रखा है, इक्विपमेंट नंबर 1, और एक और इक्विपमेंट रखा है। मान लो रूम के अंदर एक टीवी रखा है और एक फ्रिज रखा है, मान लो टीवी है और फ्रिज है, क्या है बेटा, टीवी है और फ्रिज है। तो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, बिल्डिंग के अंदर रूम 1, और रूम 1 के अंदर बेटा क्या रखा है, टीवी और फ्रिज। तो ये देखो आपका क्या बन गया, ये देखो बिल्डिंग के अंदर 2 रूम्स, और उसके बाद रूम 1 के अंदर एक टीवी और एक फ्रिज। उसके बाद फिर जो टीवी है, टीवी की रिपेयर हुई, पहली एक बार रिपेयर हुई, फिर एक और बार रिपेयर हुई। तो हमने कैसे रिकॉर्ड किया, देखो हायरार्की बना के रिकॉर्डिंग करी है। रूम 2 की अपनी हायरार्की बन रही है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है, उसके अंदर कोई दूसरा तीसरा कोई इक्विपमेंट रखा हुआ है, मान लो उसके अंदर कोई सोफा रखा हुआ है। तो हम इस बात को कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूजिंग द हायरार्की।
क्या आपको इतनी बात समझ आई? हाँ मैम, हमें इतनी बात समझ आई। अब बेटा मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, तभी जो है हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हायरार्की यानी कि एक ऑर्डर में चलते हैं। हम किस में चलते हैं बेटा? एक ऑर्डर में चलते हैं। तो देखा जाए बेटा, वैसे ये क्या बन गए हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, बन गए नहीं बन गए? ग्रैंड पेरेंट्स बन गए कि नहीं बन गए? फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद तो बेटा बेसिकली देखा जाए तो ये तो क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया बेटा आपका, जहां से आपका परिवार शुरू हुआ यानी रूट, जहां से आपका परिवार, आपके जड़ हैं, जहां पर आपकी नींव है, वो क्या बन गया आपका रूट। और बाकी सबको क्या बोलेंगे? बाकी सबको बोलेंगे क्या है, ये बच्चे ही तो हैं क्लास, और इनको क्या बोल देंगे बेटा? नोड्स। क्या बोल देंगे बेटा? नोड्स। क्या आपको इतनी बात समझ आई? हाँ मैम, इतनी बात समझ में आ गई। और इवन इन जो रूट रिकॉर्ड होता है, जो रूट रिकॉर्ड होता है, जब उसके बच्चे होते हैं तो उससे जो रिलेशनशिप होता है वो बिल्कुल सेम होता है जैसे कि पैरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस टॉपिक के अंदर जब बिल्डिंग 1 के बच्चे हुए तो बिल्डिंग 1 वॉज द पेरेंट एंड रूम 1 वॉज द चाइल्ड। फिर जब रूम 1 के बच्चा हुआ तो अब रूम क्या बन गया बेटा? वो क्या बन गया? पेरेंट, और उसके क्या बन गए बेटा? 2 चाइल्ड। फिर इसकी भी शादी हो गई और इसके भी बच्चे हो गए, तो फिर ये क्या हुआ? ये क्या बन गया? पेरेंट, और ये क्या बन गया? चाइल्ड। तो आपस में कैसा रिश्ता होता है बेटा? जैसे कि पेरेंट और चाइल्ड का होता है। इज दैट क्लियर? हाँ जी मैम, इज दैट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा मैम, एक बात और पूछनी है। हाँ बेटा पूछो। मैम ऐसा भी हो सकता है क्या, मैम ऐसा भी हो सकता है क्या, ये जो एरो डाउनवर्ड आ रहा है, इस एरो को डाउनवर्ड ना करके अपवर्ड कर दे तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक कॉन्सेप्ट विच इज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ये वो वाली रिलेशनशिप नहीं है, बट समझने को उससे भी समझ सकते हो। चलो, ये है बेटा एक गर्ल और ये है बेटा एक बॉय। ये क्या है बेटा? 1 to 1 की रिलेशनशिप, यानी कि 1 गर्ल लव्स 1 बॉय। नाउ 1 गर्ल लव्स मैनी बॉयज, तो क्या बोलेंगे? 1 to many. Now 1 girl, no, 1 boy, 1 boy with the many girls. इसको ऐसे कर देंगे ना, ऐसे, ये वाला, हाँ, with many girls। तो ये क्या बन गया बेटा आपका? इसको डायग्राम को सुंदर बनाते हो ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये क्या बन गया आपका? एक गर्ल, दूसरी गर्ल, तीसरी गर्ल, और ये क्या हो गया आपका? 1 बॉय। तो ये क्या हो गया बेटा आपका? मैनी टू 1। अब लास्ट क्या है बेटा? मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी, है ना? देख सकते हो, तो 4 तरीके की रिलेशनशिप होती है। 1 बॉय 1 गर्ल, इसको क्या बोलते हैं? 1 to 1। उसको क्या बोलेंगे? 1 to many। तो क्या बोलेंगे? मैनी टू 1। तो क्या बोलेंगे? मैनी टू मैनी। 4 रिलेशनशिप समझ में आती है? जैसे समझ में आती है वैसे समझो, मुझे तो कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, ठीक है? अब एक बात मुझे बताओ, इस हायरार्की के अंदर आपको कैसे रिश्ता नजर आ रहे हैं? जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ, मुझे तो ये नजर आ रहा है कि 1 to many का रिश्ता यहां पर दिख रहा है मेरे को। एक बिल्डिंग है, उसके 2 बच्चे हैं, तो ये क्या बन गया? 1 to many। और कौन सा रिश्ता नजर आ रहा है? मैम मुझे एक नजर आ रहा है, ये वाला। ये क्या है? 1 to 1। एक रूम है और इसके अंदर एक सोफा सेट डला हुआ है, तो ये क्या है बेटा?
इन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है? 1 to 1 का। बात समझ आई? हाँ मैम। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या यहां पर मैनी टू वन और मैनी टू मैनी का रिश्ता आपको नजर आ रहा है क्या? आई एम गिविंग यू टाइम, एनालाइज इट एंड टेल मी। क्या आपको मैनी टू वन यानी कि ये थर्ड रिलेशनशिप, ठीक है, ये वाला, क्या आपको ये और ये आपको नजर आ रहा है? 1 to 1 एंड मैनी टू मैनी क्या आपको नजर आ रहा है? बताओ मुझे देखकर। आ रहा है? हाँ मैम, नजर तो आ रहा है। कौन सा? मैम ये रहा, ये मैनी है। इससे जो है ये मैनी से हम 1 पे जा रहे हैं, ये देखो मैम, ये मैनी टू 1 हो गया। अब मैंने आपको एक बात समझानी बेटा, हायरार्किकल डेटाबेस क्या कहता है? कहता है हमारे बीच तो पेरेंट चाइल्ड का रिश्ता है ना, तो बच्चे तो पेरेंट से होंगे। क्या क्या बच्चों से पेरेंट्स हो जाते हैं क्या पैदा? तो यानी कि क्या बच्चों से पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं क्या? बच्चा कह रहा है मैम क्या मजाक कर रहे हो? तो सिमिलरली आपने भी तो मजाक किया ना अभी, ये बोलकर देखो ये मैनी टू वन है। और ये मजाक मजाक क्यों लगा? क्योंकि हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल के अंदर एक लिमिटेशन बोली गई। क्या लिमिटेशन बोली गई? कि भैया सुनो, तुम जो हो ना, जब फ्लो की बात आएगी तो तुम अपवर्ड से डाउनवर्ड फ्लो कर सकते हो, पर डाउनवर्ड से अपवर्ड फ्लो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये क्या है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी का कोई भी पेरेंट नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में क्या कहा गया कि भैया हम नीचे से ऊपर फ्लो नहीं कर सकते, यानी कि हमेशा किससे शुरू होगा? रूट से शुरू होगा, रूट पेरेंट से चालू होगा। Isn't it? Yes मैम। और हमेशा कैसे फ्लो करेगा? टॉप टू बॉटम फ्लो करेगा। और क्योंकि इसके अंदर यही एक लिमिटेशन है, इसलिए आपको इस डायग्राम के अंदर मैनी टू वन और मैनी टू मैनी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैनी टू मैनी तो देखो यहां पर है ही नहीं, और मैनी टू वन भी नहीं मिलेगा, बिकॉज हम जो है नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। इसीलिए मैंने इस डायग्राम में ना आपको जो है एरोज जानबूझ के नहीं दिए। मैंने कहा बच्चा पहले खुद से एनालाइज करे, फिर मैं उसको बताऊं। बात समझ में आ गई? चलिए, तो दिस वाज अबाउट दी हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए फटाफट से रीड कर लेते हैं एक बारी। क्या कहता है? ये कहता है डेटाबेस मॉडल इज अरेंज इन अ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्ट होता है कहां से? रूट पेरेंट से, और फ्लोज कहां करता है? टॉप टू बॉटम। मुझे बताओ, क्या बॉटम टू टॉप फ्लो कर सकता है हायरार्की के अंदर? नहीं, बच्चे से कभी पिताजी माताजी नहीं होते। और इट वर्क्स ओनली विद द प्री डिफाइंड रिलेशनशिप। ऑब्वियस सी बात है भैया, ये मेरा पुत्र है, जब तक मेरा पुत्र नहीं बनेगा तब तक मैं उसको हायरार्की के अंदर लेके नहीं आऊंगी। तो जब तक रिलेशनशिप डिफाइन नहीं होगा मैं उसको यहां पर लेकर नहीं आऊंगी। यानी कि ये किस पे काम करता है? फिक्स रिलेशनशिप पे काम करता है। चलिए अब आपके सामने आने जा रही है एक नई चीज, इन्वर्टेड वी और इन्वर्टेड ट्री। आप देख सकते हो उसकी शेप कैसी है, ये देखिए, बनाना उल्टा वी, इन्वर्टेड वी। तो इसकी शेप कैसी है? इन्वर्टेड वी के जैसी है, या इन्वर्टेड ट्री के जैसी है। इन्वर्टेड ट्री क्यों बोलता है? वो कहते हैं ट्री जो रहता है नीचे से ऊपर ग्रो करता है ना, बट ये कैसे ग्रो कर रहा है बेटा? ये ग्रो कर रहा है नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे, यानी कि ऐसे ग्रो कर रहा है। तो ये कैसा है ट्री? इन्वर्टेड ट्री है। और कैसा है बेटा? इन्वर्टेड वी है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, विच मॉडल इज इन द फॉर्म ऑफ और इन द शेप ऑफ इन्वर्टेड वी और इन्वर्टेड ट्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ जी मैम, समझ में आ गया।
चलिए आगे चलते हैं। कहता है ओनली टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स आर पॉसिबल, वन टू वन एंड वन टू मैनी, क्योंकि हम नीचे से ऊपर नहीं जा सकते ना, बिकॉज मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी इज नॉट पॉसिबल। एंड व्हाई इज दैट इज नॉट पॉसिबल? क्योंकि हम सिर्फ ऊपर से नीचे ही फ्लो कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप फ्लो करना अलाउड नहीं है। तो ये सारे पॉइंट क्या है बेटा? एक जैसे हैं, यानी कि हम एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट इज बेटा टॉप पेरेंट रिकॉर्ड इज कॉल्ड रूट रिकॉर्ड। ये तो मैंने आपको बताया था, राइट? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ रूट रिकॉर्ड। और बाकी जितने भी रिकॉर्ड इसके अंदर होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? नोड्स बोलते हैं। तो यानी ये भी नोड्स हैं, ये भी नोड्स है, ये भी नोड है, ये भी, मतलब क्योंकि दादाजी के लिए बेटा हम सब क्या है? बच्चे हैं, बच्चे। अभी तक तुम बच्चे हो, राइट? चलिए, एंड उसने क्या बोला? बट देयर कैन बी मेनी लेवल्स ऑफ द नोड रिकॉर्ड। बच्चों का लेवल हो सकता है ना, ये मेरी पोती है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे बेटे की बेटी है, ये मेरा नाती है। लेवल्स हो सकते हैं, ये मेरी नाती की बेटी है। देयर कैन बी द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द नोड्स, सो इट कैन कम इन द एग्जामिनेशंस कि पेरेंट रिकॉर्ड को क्या कहते हैं और बाकी रिकॉर्ड्स को क्या कहते हैं। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आ सकता है। आई होप कि आपको हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल समझ में आया होगा, राइट? तो आप ध्यान रखेंगे, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में हमारे पास क्या लिमिटेशन थी कि हम नीचे से ऊपर फ्लो नहीं कर पा रहे थे, और साथ ही में बेटा हमारे पास में दो रिलेशनशिप्स पॉसिबल नहीं थी, विच वाज मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। ओके, क्योंकि ये क्या था? एक फैमिली ट्री था। ओके बेटा, चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट विच इज नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। चलिए, सो नेटवर्क डेटाबेस मॉडल्स को पढ़ने से पहले बेटा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, दोबारा से पूछना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या बातें थी हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में जो कि हमें प्रॉब्लम कर रही थी, यानी व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ द हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल? मैम वो ना वन टू मैनी रिलेशनशिप तो करता था, ठीक है, मैनी टू लाइक वन टू मैनी भी करता था और वन टू वन भी करता था, बट मैनी टू वन और मैनी टू मैनी नहीं करता था, है ना? तो मैंने क्या किया? मैंने इस मॉडल को क्या कर दिया? थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मैंने कहा कि भैया इस मॉडल को क्यों ना मॉडिफाई किया जाए, और जो हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल की जो लिमिटेशंस थी उसको क्या किया जाए? उसको पूरा किया जाए, राइट? तो नेटवर्क डेटा, जब भी कोई, देखो ध्यान से समझो, जब भी कोई नई चीज आती है ना तो वो क्या होती है? पुराने की एक अपडेटेड वर्जन होती है ना? तो जब नेटवर्क डेटाबेस मॉडल आया बेटा, दैट वाज द अपडेटेड वर्जन ऑफ द हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल। एंड उस वर्जन में क्या ऑब्जेक्टिव रखा कि जो हमारी हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल है ना, जो हमारे कस्टमर्स को, जो हमारे यूजर्स को जो चीज वो नहीं दे पा रही है ना, उसको देना ही हमारा क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर हमारे को मिला नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, जिसने क्या कर दिया? जो लिमिटेशंस थी ना किसकी? हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल की, वो क्या कर दी? रिमूव कर दी। अब इससे आपके दिमाग में एक बात और बैठनी चाहिए, और वो बात क्या है कि जैसे उसने रिमूव करी, यानी कि बेसिकली जो उसने फ्लो है ना, वो फ्लो उसने पक्का बॉटम से अब भी क्या कर दिया होगा? अलाउ कर दिया होगा। तो देखो क्या ये ऐसा है? बिल्कुल, यानी कि जहां हम हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल में सिर्फ टॉप टू बॉटम फ्लो करते थे, यहां पर उसने क्या कहा कि भैया सुनो, अरे सुनो, देयर इज द सेम रिलेशनशिप, there would be the hierarchy, but I am allowing you that the flow can be from bottom to top. क्या हो सकता है? फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है। that means क्या? that means all the four relationships are possible. हाँ मैम, ये तो उसका एक लिमिटेशन देखा बेटा। अभी क्या है बेटा? एक लिमिटेशन। चलिए इसी लिमिटेशन के ऊपर मैं बात करती हूँ। मैं एग्जांपल लेके आई हूँ आपके सामने। देखो ये अकाउंट्स है, मिस्टर ए है बेटा। मिस्टर ए का कहां पर अकाउंट है? आईडीबीआई बैंक में अकाउंट है। ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ बेटा? वन टू
वन रिलेशनशिप हुआ, राइट। ये क्या है, मिस्टर बी है, इसके दो बैंक अकाउंट है, एक एसबीआई में है बेटा और एक आईसीआईसीआई में है, हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये क्या बन गया, वन टू मैनी। फिर एक है सी और एक है डी, उन दोनों का एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है। हाँ मैम ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्या हो गया, मैनी टू वन, ओके। एंड व्हाट वुड बी मैनी टू मैनी, दैट ई एंड एफ इज शोइंग। तो ई का रिलेशनशिप किससे है, एक्सिस बैंक से भी है, और ई का रिलेशनशिप बैंक ऑफ बड़ौदा से भी है। सिमिलरली बेटा, सिमिलरली एफ का रिलेशनशिप एक्सिस बैंक से भी है, और एफ का रिलेशनशिप बेटा बैंक ऑफ बड़ौदा से भी है, उसका बैंक अकाउंट दोनों में है। तो क्या है, दोनों का बैंक अकाउंट दोनों में है। तो अगर आप देखें, इसमें आप फ्लो देखें, तो ई का जो रिलेशनशिप आ रहा है एक्सिस बैंक के साथ और बी के साथ में, ये क्या है, दिस इज वन टू मैनी। बट ऑन द सेम हैंड जो एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है बेटा, इन दोनों में भी तो सेम चीज है, विच इज ई इन कॉमन, यानी कि मैनी टू वन। तो ये रिलेशनशिप तो यहां पर पूरी हो जाती है। दैट इज अबाउट द नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। बात समझ में आई? हाँ मैम बात तो समझ में आ गई। अब बेटा मैं आपसे चाहती हूं जरा आप इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें और मुझे कुछ गैस करके बताएं कि व्हाट डू पीपल थिंक, है ना, थोड़ा सा गैस करें। ये रहा आपके सामने। तो आप अगर अगर आप जो है मेरे को बता पाएंगे, अगर आप इस डायग्राम को देखें, अगर आप मुझे कुछ बता पाए कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, तो आई वुड बी हैप्पी। तो मैंने आपको यहाँ पर भी एक डायग्राम देके रखा है, यानी कि एक फ्लो देके रखा हुआ है। तो देखो अगर आप मुझे कुछ बता पाओ तो ट्राई करो। नई बात समझ आई? ओके, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो मैं आपको समझाती हूँ। ये कौन है बेटा, ये है रिपेयर वेंडर वन। इसने क्या जारी किया, रिपेयर इनवॉइस नंबर 1, क्योंकि उसने क्या रिपेयर किया, इक्विपमेंट नंबर 1 रिपेयर किया। ठीक है। अब है रिपेयर वेंडर 2, ये है नंबर 2 आदमी। इसने कितने इनवॉइस दिए, 2 इनवॉइस दिए। क्यों दिए, दूसरा इनवॉइस वाज इन रिलेशन टू इक्विपमेंट नंबर 2, यानी कि इनवॉइस था इनवॉइस नंबर 2, और उसके ऊपर क्या लिखा था, इक्विपमेंट 2 की बिलिंग कर रखी थी। ठीक है। और सेम वेंडर ने हमें क्या दिया, इनवॉइस नंबर 3 दिया, और उस पे क्या दे रखा था, इक्विपमेंट नंबर 3 का इनवॉइस रेस कर रखा था विद रिस्पेक्ट टू द रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो अब आप मुझे देख के बताओ यहाँ पर कौन सी रिलेशनशिप चल रही है। देखो यहाँ पर थी 1 to 1, यहाँ पर भी 1 to 1 थी। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर है 1 to many, यहाँ पर क्या है 1 to 1, यहाँ पर क्या है 1 to 1, दिख रही है आपको, ये क्या है 1 to 1। चलिए अब चलते हैं बेटा वेंडर नंबर 3 और वेंडर नंबर 4 की तरफ। ध्यान से मेरी बात समझेंगे। देखो बेटा, अब रिपेयर वेंडर 3 ने भी क्या दिए, इनवॉइस जारी करे। भैया उसने भी रिपेयर करी होगी, तो उसने चौथा इनवॉइस दिया और एक 5वां इनवॉइस दिया। चौथा इनवॉइस दिया जिसके अंदर इक्विपमेंट नंबर 4 और इक्विपमेंट नंबर 5 दोनों का क्या था बेटा, दोनों की बिलिंग हो रखी थी। हो सकती है ना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। ये देखिए रिपेयर इनवॉइस नंबर 4 के अंदर उसने क्या लिखा, इक्विपमेंट नंबर 4 पे इतना पैसा लगा और इक्विपमेंट नंबर 5 पे इतना पैसा लगा। ठीक है मैम। तो यहां पर देखो आप, यहां पर 1 to many हो गया, और आई एम रियली सॉरी बेटा, यहां पर सिर्फ इनवॉइस 4 सिर्फ इक्विपमेंट 4 पर है। रियली सॉरी, इनवॉइस 4 जो है बेटा सिर्फ इक्विपमेंट नंबर 4 पे। ओके, यहाँ पर 1 to many हुआ और यहाँ पर भी क्या हुआ, 1 to 1 हुआ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर इनवॉइस 5 पर आते हैं। रिपेयर इनवॉइस 5 पर आते हैं। 5 ने किस किस की बिलिंग दी बेटा, 5 ने किस किस की बिलिंग दी, आइए करते हैं, आइए देखते हैं कि रिपेयर इनवॉइस 5 पर किस किस ने बिलिंग दी। तो 5 पर बिलिंग दी, एक तो इक्विपमेंट नंबर 5 की बिलिंग करी और 6 की बिलिंग करी। हो सकता है ना भाई, मान लो रिपेयर वेंडर नंबर 3 है, ठीक है, उसने कोई चीज रिपेयर करी, ठीक है, अब वो घर आया, मेरा सैंडविचर भी खराब था और मेरा टोस्टर भी खराब था। सैंडविचर इक्विपमेंट नंबर 5 हो गया और टोस्टर इक्विपमेंट नंबर 6 हो गया। क्या वो कर सकता है ऐसा? हाँ कर सकता है। बट मैम यहाँ तो इक्विपमेंट नंबर 6 के ऊपर क्या नहीं दे रखा, यहाँ तो इक्विपमेंट नंबर 6 के ऊपर कोई एरो ही नहीं दे रखा।
हाँ, तो बेटा एक बात बताऊं, यहां पर अगेन उसने इक्विपमेंट नंबर 6 को रिपेयर ना करके, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इक्विपमेंट नंबर 6 को रिपेयर ना करके किसको रिपेयर किया बेटा, इक्विपमेंट नंबर 7 को रिपेयर किया। तो इनवॉइस नंबर 5 में क्या क्या आएगा, इक्विपमेंट नंबर 5 का रिपेयर आएगा और इक्विपमेंट नंबर 7 का रिपेयर आएगा। हाँ मैम, बात तो समझ में आ गई। तो ये क्या बन गया अगेन 1 to 1, और ये क्या बन गया बेटा दिस इज 1 to many, सॉरी दिस इज 1 to many। आई गेस इट इज क्लियर टू यू। बट अब आप ये देखो, क्या इक्विपमेंट नंबर 7 की और कोई रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हुई? बिल्कुल हुई। रिपेयर वेंडर 4 की बात करते हैं। रिपेयर वेंडर 4 ने क्या दिया हमारे को, एक इनवॉइस दिया जिसका पास क्या था, जिसमें क्या था, इनवॉइस नंबर 6। इनवॉइस नंबर 6 किस किस का था बेटा, इनवॉइस नंबर 6 किस किस का था, देखिए फटाफट देख के मुझे बताइए। मैम इनवॉइस नंबर से इक्विपमेंट नंबर 7 का है और इक्विपमेंट नंबर 8 का है इनवॉइस नंबर 6। तो बेटा एक बात बताओ, यहां पर इक्विपमेंट नंबर 7 इक्विपमेंट नंबर 7 कॉमन नहीं हो गया? यानी कि मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप आपको नहीं दिख रहा है, समझ रहे हो? तो यहां पर ये क्या बन रहा है आपको, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है। सो गाइस आप ये देखो कि जितने रिलेशनशिप मैंने आपको कहे थे वो सारे रिलेशनशिप आपको दिख रहे हैं। इक्विपमेंट नंबर 7 का जो रिपेयर है, जो इनवॉइस जारी किया गया बेटा, वो इनवॉइस जो है बेटा वो वेंडर नंबर 3 भी जारी कर रहा है वाया इनवॉइस नंबर 5 एंड वेंडर नंबर 4 भी जारी कर रहा है वाया इनवॉइस नंबर 6 एंड इनवॉइस नंबर 6 में इक्विपमेंट नंबर 8 भी है। क्या हो गया बेटा, ये 1 to many का रिलेशनशिप। ठीक है बेटा, चलिए अब एक चीज और ध्यान रखने की है। देखो बेटा, जो हमारी हायरार्किकल मॉडल में था ना, उसमें एक बात तो थी, क्या बात थी, देयर वाज अ रूट पेरेंट, यानी कि ग्रैंड पेरेंट वाज मौजूद, बट हियर यू कैन सी देयर इज नो ग्रैंड पेरेंट। सब कुछ तितर बितर, सब कुछ अलग अलग, समझ पा रहे हो? तो ये क्या है बेटा, दिस इज अ पॉइंट जहां पर कि हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट वेंडर्स, ना कि हम ये कहते हैं कि एक फैमिली का हिस्सा है, ना कि हम ये कहते हैं कि एक फैमिली का हिस्सा है। और बेटा इसीलिए मैं बोलती हूं कि क्योंकि यहाँ पर फैमिली वाली बात नहीं है ना, इसीलिए तो हमने अलाउ कर दिया कि आप बॉटम से अप पर जा सकते हो। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। चलिए तो अब इसको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं यहां से। देखो क्या कह रहा है, कहता है कि भैया सुनो, इट वर्क्स विद इंडिविजुअल ग्रुप्स और सेट, यानी कि इसका कोई रूट नहीं है, यानी कि इसका कोई ग्रैंड पेरेंट नहीं है। तो एमसीक्यू मार्क करो बेटा, एमसीक्यू मार्क करो बेटा, एमसीक्यू मार्क करो बेटा। यानी कि ऐसा मॉडल जिसका कोई ग्रुप नहीं होता, जिसके इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं, तो वो कौन सा मॉडल है बेटा, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। क्या कहता है आगे, ऑल 4 रिलेशनशिप्स आर अलाउड। क्यों बेटा, क्योंकि हम क्या कर देते हैं, टॉप टू बॉटम अलाउ कर देते हैं कि भैया तुम क्या कर सकते हो, टॉप टू बॉटम फ्लो कर सकते हो। तो ये दोनों क्या हो गए, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ओके नेक्स्ट, वर्क्स विद पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, वैसे ही वो वर्क वैसे ही करता है जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप करता है, और प्री डिफाइंड रिलेशनशिप के साथ ही काम करता है। ओके एंड वो यहां पर और क्या बातें कहता है नेटवर्क मॉडल ऑल्सो परमिट्स रिकॉर्ड टू बी द मेंबर ऑफ मोर देन वन सेट एट अ टाइम। यानी कि जैसे इक्विपमेंट नंबर 7 था ना, वो 2 वेंडर्स की इनवॉइस में आ गया, यानी कि एक मेंबर को 2 से ज्यादा के घर में एंट्री मिल गई। बट क्या हायरार्किकल मॉडल में एक बच्चे पर कोई 2 अलग अलग घर के लोग हक जमा सकते थे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड देयरफॉर नेटवर्क एक्सेस मॉडल वुड परमिट द इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स टू बी द चिल्ड्रन ऑफ बोथ रूम रिकॉर्ड्स एंड द वेंडर रिकॉर्ड्स। जो बातें मैंने कही इसी को इसने क्या कर दिया बेटा, इंग्लिश में बोल दिया। अब यहाँ पर जो आपको रिलेशनशिप मैंने बताई है ना, वही रिलेशनशिप यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, 1 to 1 वाली, 1 to many वाली, many to many वाली, many to 1 वाली। तो आप क्या कर लेना बेटा, ये आप अपना रिवाइज कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।